नमस्कार, 18 आज स्वदेश पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खरा सौदा, आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। इस वक्त अगर आप देखेंगे विदेशी बाजार से हम देख रहे हैं कमजोरी नजर आ रही है। बीती रात यूएस मार्केट्स में भी बिकवाली का दबाव दिखा और इस बिकवाली के पीछे की वजह थी यूएस फेड के अनाउंसमेंट्स और अनाउंसमेंट्स के बाद आई हुई कमेंट्री। हमारे साथ प्रियंका और अजय भी हैं। गुड मॉर्निंग प्रियंका, गुड मॉर्निंग अजय। अजय, सेंटिमेंट्स कब गड़बड़ाएं? क्योंकि यूएस फेड 10 बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद अब ब्रेक लगा रहा है, लेकिन उसके बाद कमेंट्री जो आती हुई दिखी वो कमेंट्री सख्त रही। जी हाँ, लोग इसको हॉकिश पॉज का नाम दे रहे हैं, लेकिन वाकई अगर आप इसको बहुत ही क्लोजली ट्रैक करें, जो कमेंट्री पाउल साहब की कल आई है उसकी डिटेल्स में, कुछ लोग तो और भी ज्यादा बड़े हाइक्स की बात कर रहे हैं। 4-5 हाइक्स की मेंबर्स की बात कर रहे हैं। और हाइक्स ये भी इस साल 2 और उसके अलावा भी और हाइक्स की भी बात हो रही है। लेकिन ये भी देखिए आप कि इस बार फेड जो है कोई कमी नहीं करना चाहता है, कोई छोड़ना नहीं चाहता है जगह, जिसे कहते हैं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता है, इसलिए जरूरत से ज्यादा वो थोड़ा हॉकिश रहेगा। लेकिन कल को उनकी ओवरऑल जिम्मेदारी के ऊपर कोई उंगली ना उठा दे कि भाई साहब आप जो है समय से पहले लीनियंट हो गए और रेट्स और इन्फ्लेशन नीचे नहीं आया। तो इसलिए जैसे कहते हैं ना कि दूध का जला जो है ना वो छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो वो वाला हाल है। लेकिन फेड, जैसे कि अभी हमारे साथ अनुराग सिंह भी जुड़ेंगे, फेड जो है ना कई बार ना वो घर के पिताजी की तरह होता है कि जब आप घर लेट आते हैं तो कुछ कहते नहीं है, लेकिन अपनी नजरों से अपना पूरी मैसेजिंग पहुंच जाती है। नजर। तो वो जो कमेंट्री कल आई है ना पॉज के साथ वाली कमेंट्री, वो बाजार को समझा दिया गया कि बहुत ज्यादा खुश मत होइए, वहां ब्रेकआउट कर रहे हैं ग्रोथ स्टॉक्स इंक्लूडिंग नैस्डैक। तो कमेंट्री पे ज्यादा, लेकिन एट द सेम टाइम इंडियन मार्केट्स के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। एक खास बात देखिए, इंडिया यूएस जो है दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जिन्होंने एकदम क्लियर डविश स्टांस नहीं लिया है, हॉकिश पॉज लिया, जैसे कहते हैं बता दिया 2 और हाइक आएंगे और जब तक डेटा गिरेगा नहीं या घूमेगा नहीं बहुत ज्यादा रेट कट्स वगैरह की उम्मीद मत करिए आप। बट दूसरी तरफ दुनिया की जो दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है वो पिछले 48 घंटे से अपनी स्टांस चेंज करने में लगी हुई है। पहले एक छोटा ईजिंग की चाइना ने, मैं चाइना की बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से दुनिया भर में मेटल में रिबाउंड आया, हमारे मेटल स्टॉक्स भी रैली करने लगे। आज सुबह भी उन्होंने 1 साल का पॉलिसी रेट जो है वो कम कर दिया है और भी कमेंट्री दे रहे हैं कि इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो भी जरूरत होगी करेंगे। तो एक तरफ जो थोड़े से हिचक के अपनी हॉकिश चीज छोड़ रहे हैं स्टांस, जो कि फेड है, बट दूसरे सेंट्रल बैंक ने तो बिल्कुल स्टांस चेंज कर दिया। तो आप पे इसको नजर बना के रखनी पड़ेगी। और ओवरऑल यूएस मार्केट और पूरे जो ग्लोबल इक्विटीज हैं वो 3 से 6 महीने बियॉन्ड अब देख रहे हैं, वो 1 साल का ध्यान लगा के बैठे हुए हैं। तो देखना होगा कि इस हॉकिश पॉज से, या इवन अगर रेट कट आ भी जाता है थोड़ा पॉज के बाद, बाजार कोई धड़ाम से गिरते हैं कि नहीं यूएस मार्केट, क्योंकि अब फॉरवर्ड लुकिंग चीजें जो है ज्यादा डिस्काउंट हो रही हैं एज फार एज प्योरली मार्केट गोस। इस अनाउंसमेंट का बॉन्ड यील्ड पर, कमोडिटी मार्केट पर भी असर पड़ा है। एनर्जी पैक अगर आप देखें लुढ़का है और सेफ हेवन के तौर पर बुलियन मार्केट्स चल रहे हैं। देखिए अभी लास्ट 1 हफ्ते से ना कमोडिटी मार्केट्स में काफी उतार चढ़ाव हो रहा है, लेकिन हमारे साथ अनुराग सिंह तैयार हैं, हमें हमेशा से ग्लोबल मार्केट और स्ट्रेटेजी की समझ बताते रहते हैं और वो हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये पावल साहब की कमेंट्री को बाजार से कैसे आप जोड़ेंगे, क्या मतलब है इनके इमर्जिंग मार्केट्स और स्पेशली खास तौर पे इंडिया के लिए? अजय गुड मॉर्निंग। एक तो मुझे आपका वो कमेंट बड़ा अच्छा लगा कि घर के पिताजी की तरह होते हैं और देख रहे हैं, लेकिन कुछ कई बार कहते नहीं है, लेकिन नजरों से डांट देते हैं। नजरों से भी डांटा जाता है। फेड यही तो करता है, एक्शन करने की जरूरत ही नहीं है, अपनी कमेंट्री से बाजार की मैसेजिंग पहुंचा देता है। हाँ, तो वो काफी समय से कर ही रहे हैं। मैं एक और इस पे वो एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। दिस इज लाइक मुझे कुछ ऐसा फील हुआ अजय कि अच्छा आपने तो कहा कि वो इसमें भी डर रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा स्लो ना हो जाए, विच इज स्टार्ट एंड स्टॉप पॉलिसी। बट आई थिंक वो बहुत तेज जाने में भी डर रहे हैं, जो मैं पहले से कह रहा हूँ कि बिकॉज नहीं तो फिर सारा ब्लेम फेड पे आ जाएगा। पॉलिटिशियंस आर एवर रेडी कि यार फेड ने देखिए रिसेशन ला दिया और अब तो स्टिमुलस देना पड़ेगा। सो ही डजंट वांट टू गेट टू अ पॉइंट वेयर मार्केट इज बेटिंग दैट फेड विल हैव टू कट रेट बिकॉज इकोनॉमी इतनी स्लो हो जाएगी कि स्टिमुलस वापस देना पड़ेगा। ही डजंट वांट टू गो देयर। सो मे बी मेरे ख्याल से वो वहां पर वो स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं। बट एक एग्जाम्पल अजय, ये मुझे एक और फीलिंग आई विच इज के दिस इज लाइक यू आर गोइंग टू अ हॉस्पिटल एंड डॉक्टर आपसे पूछता है आर यू नर्वस, आप बोलते हैं यस, एंड डॉक्टर सेज मी टू। तो कुछ मुझे वो
फीलिंग आई अजय जब उन्होंने कहा कि देखिए एक साल के, अब पीपल आस्क यार एक साल के प्रोजेक्शंस आपके तो मैच नहीं कर रहे हैं, तो वो बोला एक साल के प्रोजेक्शंस को आप सीरियसली मत लीजिए बिकॉज नोबडी नोज बियॉन्ड 1 ईयर व्हाट कैन हैपन, राइट। और उसका एग्जाम्पल अजय में देखने को मिलता है। अब आप एक साल पहले जाइए सितंबर में, तो वो कह रहे थे 2023 के एंड रेट होंगे 4.6%, आज उन्होंने कहा 5.6% होंगे। उन्होंने मतलब ये मीडियन प्रोजेक्शन है डॉट प्लॉट का। दे सेड इन्फ्लेशन विल बी अबाउट 3.1%, ये एग्जैक्टली एक साल पहले बाय द एंड ऑफ 2023। आज वो कह रहे हैं कि नहीं अबाउट 3.9 to 4% रहेगा। सो दे देमसेल्व्स डोंट नो अजय, वो चेज कर रहे हैं मार्केट को। एंड एक दो चीजें अजय जो मैं पहले से कह रहा हूं ना कि दे एंटिसिपेट कि फिजिकली गवर्नमेंट्स भी रिस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगी एंड सिनेरियो ऐसे बन जाएंगे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए। लेकिन गवर्नमेंट ऑलवेज कीप सरप्राइजिंग देम एंड दे आर अगेन दे अपीयर टू बी चेजिंग द इन्फ्लेशन फ्रॉम बिहाइंड अजय। आई अंडरस्टैंड, बट मुझे लग रहा है कि अजय वो फिर से मिस्टेक हो रही है स्टार्ट एंड स्टॉप वाली, जो 70s में लर्न किया वॉल्कर साहब ने। अब वो हटेंगे तो नहीं उससे, लेकिन अल्टीमेटली वो टर्मिनल रेट फिर ऊपर जाएगा ज्यादा। अगर वो आज भी परसिस्टेंस दिखाते तो अच्छा लगता, लेकिन अब अल्टीमेटली फिर इकोनॉमी को प्राइस पे करना ही पड़ेगा। एवरीबडी इज ट्राइंग टू स्कर्ट द ब्लेम अजय, ऐसा कुछ सेंस आता है। अनुराग, ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन चाइना ने पिछले 48 घंटे में अपना स्टांस काफी बदला है। और क्यों ना हो, अगर हम डेटा को देखें तो चाइना का जो इकोनॉमी का हाल है, जो दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, शायद हम फाइनेंशियल मार्केट्स में इसके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन वो अपनी ग्रोथ को लेके काफी परेशान नजर आ रहे हैं। और उन्होंने स्टिमुलस, पहले रेट्स और अब स्टिमुलस की बात कर दी है, जिसकी वजह से मेटल काउंटर एटलीस्ट इंडिया में काफी खुश हो गए थे। लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं और इसका क्या इम्पैक्ट होगा फ्लोज पे? सो बहुत अच्छा। सो अजय, एक तो चाइना की एक तारीफ करनी पड़ेगी हमें, दैट वन वो ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं। देखिए somebody who reaches this far, कुछ डिटर्मिनेशन है उनके पास, राइट। So they don't like when the world starts saying, अच्छा China is a gone story, अब China will probably never be able to overtake US. I think probably they have bigger plans. And मुझे अच्छा ये लगता है कि वो conventional wisdom को हमेशा challenge करने को ready रहते हैं, right? For example, the economic conventional wisdom says कि 300% debt to GDP is not sustainable, but look at China, they're sustaining it, right? और कोई country इसके आधे level पे भी होता तो वो नहीं चल पाता। अभी scenario where the entire world is trying to raise rates and slow down, they are trying to stimulate, right? And they don't care, उनका 10-year rate कितना 2.5 2.6 है, उसको भी वो और नीचे लाना चाहते हैं। अजय, दो रीजंस हैं। एक तो नेचुरली एक तो उनके रियल एस्टेट को झटका लगा है, एंड देन दिस इकोनॉमी वाज थ्राइविंग ऑन कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट ऑन रियल एस्टेट एंड इंफ्रा विद इन चाइना, जिसको रेट से प्रॉब्लम होती है। तो दे वांट टू स्टिमुलेट दैट एंड दे डोंट वांट देयर रियल एस्टेट कंपनीज टू फेल। ऑलरेडी उसमें काफी उनको बैड प्रेस मिली थी पास्ट में, तो एक तो ये है। सेकंड, लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग कि यार उनका तो उससे एक्सचेंज रेट ड्रॉप हो जाएगा। वेल, प्रोबेबली आई थिंक दैट इज द इंटेंट अजय, because they know that the world is talking about options, hedging the options outside China, right? And probably exchange rate को वो अगर थोड़ा attractive कर दें तो वापस से कंपनीज बोलेंगी यार चलो चाइना में ही रिस्क सही, because risk reward attractive इतना ज्यादा है कि why to go into new locations, it is still fine. So I think वो दोनों तरफ खेल रहे हैं अजय, and I think that's what I mean, it's a people's bank of China, but it is hardly a people's bank. Chinese government decides everything, but I think we have to give it to them. They just think very different from rest of them. Yeah. It is just that उनके numbers opaque है अजय। बिल्कुल, वो मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता। आपने बड़ी प्यारी बात कही, ये जानकारी के लिए जरूरी है, लेकिन शायद इंडिया में जो इन्वेस्टर और ट्रेडर जो वर्ग है उनको इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अब बात हो रही है तो मैं बता दूं कि ये चम्माद पिता हालिया बहुत बड़े सिलिकॉन वैली के इन्वेस्टर हैं और सब लोग उनको ट्रैक करते हैं, अभी करते हुए। कल तो उन्होंने ये बयान दे दिया कि चाइना अनइन्वेस्टेबल हो गया है नेक्स्ट 30-40 साल के लिए। और जिस हिसाब से पैसा निकल के आ रहा है वहां से, इवन इनफैक्ट हमारे यहाँ जो बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पैसा लगाते हैं वो बता रहे हैं कि साहब पैसा निकल रहा है वहां से एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में, और इमर्जिंग मार्केट्स में आ रहा है। इंडोनेशिया, इंडिया भी उसका फायदा उठा रहा है सब। अजय, एक छोटी बात, बिकॉज आपने एक नाम ले दिया। देखिए, मैं किसी को नाम से नहीं, बट कुछ नाम ऐसे हैं जो कि पॉपुलर हैं अजय, लेकिन credibility थोड़ी marginal है। I think the players who have been very heavily into SPACs, I understand they're popular. A Silicon Valley crowd
follows them, but वो मुंह की खाएंगे और वो खा रहे हैं. You know, you stop some of these promoters in GameStop, some of the other people market में आके न्यूज छोड़ते हैं, फिर अपने शेयर बेच के निकल जाते हैं. We saw this with Virgin Galactic, you know what the gentleman Mr. Chamat did, and some of the others, right? मैं सिर्फ आपके चैनल पे एक चीज जरूर छोड़ना चाहता हूँ कि अपने क्रेडिबिलिटी वाले हीरोज रखें और कुछ लोगों को फॉलो करें, सुने सबकी, लेकिन ये रखें कि कुछ लोगों की क्रेडिबिलिटी थोड़ी मार्जिनल है, ट्रैक रिकॉर्ड देखें. But Ajay, you know, it is just because, you know, we all want to promote this, you know, financial wisdom. But I think that's about. I just forgot the other point that I wanted to make. But I think this is good enough. ठीक है अनुराग, आपसे जल्दी दोबारा मुलाकात होगी. हम अपनी 14th एनिवर्सरी ET Now पे मना रहे हैं. आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतने समय से हमारे साथ हमेशा ET Now पे और ET Now स्वदेश पे कंट्रीब्यूट करते रहे और सपोर्ट करते रहे. बहुत बहुत शुक्रिया. 100%. अजय, इस दिवाली में दिल्ली आने का भी, बॉम्बे आने का लुक फॉरवर्ड. दिवाली अभी ज्यादा दूर नहीं है वैसे, अक्टूबर में है. चलिए उसकी तैयारी शुरू कर दी है. जरूर मुलाकात. सोच रहा हूँ पहले ही आ जाऊंगा. आ जाइएगा, बिल्कुल मिलेंगे 100%. बाजार में तो दिवाली हो ही रही है यहाँ पे इंडियन मार्केट्स में. बिल्कुल, वो चलती रहेगी. हाँ अजय, इंडियन is good by the way, so we don't have to work. Sorry, Ajay, this was the point. Yeah, people don't want to put money in China, Ajay. And important ये है, अगर आप ध्यान दें, उसने करीब 15 दिन पहले उन्होंने अपना डेटा शेयर करना बंद कर दिया अजय वर्ल्ड से, which is they've stopped those websites. So today if you want to see the consumer consumption, जो कि हमारे लिए प्रॉक्सी था चाइनीज इकोनॉमी का, now I can't see what is the power consumption in China unless what comes from the government, and you know how to trust that. So that's why I think India will always be a good story. जबकि इंडिया में GST का डेटा वेबसाइट पे अवेलेबल है, वाहन का डेटा, आपको टोल का डेटा, हर जगह इतनी ट्रांसपेरेंसी होती जा रही है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स और बेटर ले सकते हैं. नहीं, वहाँ पॉलिसी रिस्क तो है बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से नहीं इन्वेस्ट करना चाहते लोग. शुक्रिया अनुराग, आज समय देने के लिए और ये सारे इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए. विश यू अ ग्रेट डे. थैंक यू. चले बढ़ेंगे आगे. तो ये तो ग्लोबल मार्केट्स की बात हुई, और ऑफ कोर्स पैसा इंडिया में, इंडोनेशिया में, ताइवान में यहाँ जा रहा है एज कम्पेयर टू चाइना, इंडिया. लेकिन जब इंडिया में पैसा आ रहा है, और कल भी FIs की अच्छी खासी एक बाइंग देखने को मिली है. कल तो इनफैक्ट हम जिस रेजिस्टेंस जोन की बात कर रहे थे उसके ऊपर ही बंद हुए हैं. SGX निफ्टी भले ही आपको बहुत माइनर सा गैप डाउन दिखा रहा हो, लेकिन आप कल देखें मेटल्स अच्छा कर रहा था. रिलायंस वापस आ गया 2 दिन से बर्नस्टन की उस रिपोर्ट के बाद अजय, और जो रेजिस्टेंस जोन की बात हो रही थी उससे भी ऊपर ही क्रॉस हुआ है बाजार. तो अब क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया आपका ऑब्जर्वेशन है कि जो 18,500-600 वाला लेवल है जो क्रॉस नहीं कर पा रहा था, कल इसने इसको क्रॉस कर लिया. और हमें धन्यवाद देना चाहिए बाजार को, रिलायंस का, जो 2 दिन से वो जाग उठा, जैसे कहते हैं ना, जो सोया पड़ा था कोने में वो जाग उठा. तो 1.5% एक दिन, 1.25% एक दिन, तो 3%, 2.5-3% रिलायंस चलेगा तो बाजार को लेके आएगा. लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि फेड की कमेंट्री का बहुत बड़ा असर इमर्जिंग मार्केट, एशियन इमर्जिंग मार्केट या इंडिया पे नहीं होने वाला है. क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत सुपीरियर ग्रोथ में, वो स्लो डाउन में. हमारे जो सेंट्रल बैंक है वो पीछे चल रहे हैं थोड़ा, क्योंकि वो यहाँ उनके लिए ग्रोथ प्रायोरिटी है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है, और हमारे डेटा भी सपोर्टिव है. तो वहां पे ऑलरेडी पॉज आ चुका है, हमने देखा है. लेकिन हमारा पॉज जो है बहुत मेजर्ड पॉज था, तो इसका असर बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है. पहली बात तो ये मामूली गैप डाउन है, इसको भूल जाइए आप. पुल बैक्स पे खरीदारी हो रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है. कल क्या हुआ हमने देखा, IT स्टॉक्स ने, रिलायंस ने काफी हेवी लिफ्टिंग की और हमें 18,800 के करीब ले गए. बिल्कुल. अब हम लोग शायद 100 पॉइंट ही दूर रह गए ऑल टाइम. खैर उसके बारे में तो बात क्या करें, ऑलरेडी हो ही गए. मिड कैप में पार्टी चल रही है. कल एक चिंता वाली बात थी, वो थी बैंक निफ्टी का पार्टिसिपेट नहीं करना. 44,200 क्रॉस ही नहीं हो रहा है, क्योंकि PSU और प्राइवेट सेक्टर नहीं कर रहे हैं. अगर आप इंटरडे लेके आए बैंक निफ्टी को तो आपको नजर आएगा, ये देखिए फ्लैट बंद हुआ है. 100 पॉइंट डाउन को मैं ज्यादा बुरा नहीं मानता. ये 44,200 क्रॉस नहीं हो रहा है, ये एक थोड़ी दिक्कत वाली बात है बाजार के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी का पार्टिसिपेशन जरूरी है अगर हमें आगे बढ़ना है. कंज्यूमर स्टॉक्स, कुछ HUL टाइप के स्टॉक्स, ITC टाइप के स्टॉक्स, कुछ IT स्टॉक्स और रिलायंस, कल इन तीनों ने निफ्टी को आपको पार लगा दिया. और मेटल में तो बहुत ही शानदार काम हुआ है कल. थे, हम बात ही कर रहे थे, स्टिमुलस से उनमें एक चिंगारी लग गई. इनफैक्ट आज भी उसके अंदर फॉलो बाइंग आ सकती है, उसके बाद आप नजर बना के रखें. बिल्कुल. लेकिन IT स्टॉक्स को भूले ना, क्योंकि IT अंडर ओन है. अब लोगों की इच्छा आती जा रही है. हाँ, JP मॉर्गन ने कल डाउनग्रेड किया, परसिस्टेंट को वो उतर गया. लेकिन बाकी ये देखिए, डेज हाई पे बंद हुआ, इन्फोसिस गैप डाउन खुला और उसके बाद डेज हाई की तरफ बंद हुआ. यानी फॉल्स पे IT में पार्टिसिपेशन बढ़ने की लोगों को उम्मीद आ रही है. 1230 लो था इन्फोसिस के रिजल्ट का, अभी हम 1300 पे खड़े. तो काफी हद तक नेगेटिव न्यूज फैक्टर्ड इन है, और नेस्डेक का भी फायदा इसको मिलता है.
राइट, बिल्कुल मिलता है। तो मिड कैप में अच्छे पुल बैक्स में आप बना के रखें, माहौल कुछ ज़्यादा खराब वाला है नहीं, इसका असर इंडिया पे नहीं होने वाला। तो आईटी, मेटल और रिलायंस ये थोड़े से फोकस करें शॉर्ट टर्म में एकदम। डिम्पी के पास चलते हैं, समझ लेते हैं एफआईएस क्या कर रहे हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में क्या लेवल्स पे काम हो रहा है। डिम्पी, और ये भी बताइए कि बैंक निफ्टी में 44, 244 उसके ऊपर वो क्या मामला है, इतनी भयंकर अंडर परफॉर्मेंस दिखती कल? देखिए, चुनाव का मामला है। अगर मैं इसको देसी भाषा में बोलूं तो इस समय निफ्टी का चुनाव लोग करके बैठे हैं, क्योंकि वो ऑल टाइम हाई के आसपास खड़ा हुआ और वहां पे स्ट्रेंथ है। और दूसरा, बैंकिंग का फ्लेवर हट चुका मार्केट से। अब आप देखिए, अभी आप खुद जिक्र कर रहे थे मेटल्स की, अभी आप खुद जिक्र कर रहे थे रिलायंस इंडस्ट्रीज की। ये बैंक निफ्टी का पार्टी नहीं है। बैंक निफ्टी में सिर्फ 12 शेयर हैं और इसके अंदर 50 शेयर हैं। तो अगर आप 12 शेयर बैंक वाले हटा दो तो इसके अलावा जो और बचे हुए 38 शेयर हैं वो सारे के सारे निफ्टी के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं। इसलिए आप बैंक निफ्टी का थोड़ा लल देख रहे हैं और निफ्टी को थोड़ा ज्यादा ही एग्रेसिव देख रहे हैं। हालांकि ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि मार्केट ने अभी तक ऑल टाइम हाई टेस्ट नहीं किया। पिछले 18 दिनों में दूसरी बार था कल जब 18,700 के ऊपर हम क्लोज करके गए हैं और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमको गैप मिलेगा और हम गैप के साथ ने हाई टेस्ट कर देंगे, लेकिन ऐसा भी हुआ नहीं है। मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स अब आपके सामने रखता हूं और उसके बाद फिर आपको जजमेंट करने में काफी आसानी हो जाएगी। पहले निफ्टी पे आते हैं। देखिए, निफ्टी के अंदर ठीक इवेंट से पहले, भले इवेंट की कितनी इंपॉर्टेंस है भारत नहीं है वो एक डिफरेंट इशू हो सकता है, लेकिन ठीक इवेंट से पहले 5% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। ये कम नहीं है, अमूमन ही तो शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती थी, बल्कि फ्रेश लॉन्ग हुई है। लोगों ने डेलिबरेटली इवेंट से पहले खरीदा है और एक्सपेक्ट करके बैठे थे कि इवेंट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, और कुछ कुछ वैसा ही आप देख पा रहे हैं। कुछ ज्यादा बड़ा नुकसान आपको एसजीएक्स निफ्टी पे अभी भी नहीं दिख रहा होगा। तो एक अच्छा पॉइंट यह है कि मार्केट का 18,700 का एक नया बेस बाजार ने बना लिया। पहले 500 हुआ करता था, ये 200 नॉट से ऊपर आके अब 700 हो चुका है, क्योंकि सेकंड टाइम क्लोज देख चुका है, इसलिए इसको मान रहे हैं। आते हैं बैंक निफ्टी पर। देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर अनवाइंडिंग हुई है और अनवाइंडिंग का प्रेशर ये था कि बैंक निफ्टी आपको ट्रेड सेटअप करने में डिसाइड कराएगा। जब भी आप मार्केट में इंडेक्स ट्रेड करें ना, तो निफ्टी को मत चेक करना, आप चेक करना बैंक निफ्टी को। और ये बात मैं कई बार बता चुका हूं कि बैंक निफ्टी आपका डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा कि 44,000 से हम कितना ऊपर और कितना नीचे हैं। जितना हम इसके ऊपर जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा और निफ्टी ऑल टाइम हाई टेस्ट करेगा, और जितना 44,000 के नीचे बैंक निफ्टी रहेगा ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने में उतनी दिक्कत आएगी। आप ये कई दिनों से नोटिस भी कर रहे होंगे। डाइवर्जन तो है, लेकिन ये डाइवर्जन बैंक निफ्टी द्वारा क्रिएटेड है और बैंक निफ्टी इसको रोक रहा ऑल टाइम हाई लगाने से, नहीं तो आपका कब का लग चुका होता। खैर, एक पॉइंट और है जो बैंक निफ्टी के अंदर जोड़ना है, वो है इसके अंदर 135 पॉइंट का प्रीमियम ठीक है, मिडिल ऑफ द सीरीज आ चुके हैं, प्रीमियम बैंक निफ्टी में कम नहीं है, इसलिए इच्छा शक्ति खत्म नहीं हुई है, बस ट्रेड का स्वाद बदल गया है। निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी की जगह निफ्टी आ चुका है। आते हैं पीसीआर पे, पुट कॉल रेशियो पे। 1 के आसपास चल रहा है, निफ्टी का 1 के थोड़ा ऊपर है और बैंक निफ्टी का जस्ट 1 के थोड़ा नीचे है। ये धीरे धीरे करके चर्न कर लेगा। अभी आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी 1 हो जाएगा और निफ्टी करीब 1 के आसपास आ जाएगा, जो थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर है। ये चर्निंग होगी, ये आज होगी, कल होगी, हो सकता है आने वाले दिनों में हो जाए, बट ये होगा जरूर। ये बहुत बड़े डाइवर्जन के साथ ज्यादा दिनों तक ऐसा काम नहीं करेंगे, इसलिए आपका ट्रेड सेटअप बैंक निफ्टी पर ज्यादा क्लियरली वॉच करके रखिएगा। अगर 43,800 जाता है तो फिर दिक्कत बढ़ेगी। आ जाते हैं एफआईज ने क्या काम किया आज के, विक्स क्या कर रहा है। विक्स तो बिल्कुल सपाट था, कोई चेंज ही नहीं हुआ। एफआईज के कामकाज में जो सबसे बड़ी फिगर है वो कैश की ही है, 115 करोड़ रुपए के आसपास की। इसके अलावा सभी आंकड़े छोटे छोटे हैं और उसका कोई खास मतलब नहीं है। एक चीज हाँ इंपॉर्टेंट मैं बता दूं यहां पे, वो ये है कि एफआईज की जो लॉन्ग होल्डिंग है वो 53% हो गई है। इससे पहले हम 50% के इर्द गिर्द चल रहे थे। कल ठीक इवेंट से पहले जो खरीदारी हुई है उसमें एफआईज ने ही माल खरीदा और रिटेलर्स ने माल बेचा है फ्यूचर्स के अंदर, और उसकी वजह से उनके 53% अब लॉन्ग होल्डिंग्स मार्केट के अंदर हो चुकी है और रिटेलर्स की 49% की लॉन्ग होल्डिंग्स है। आ जाते हैं ऑप्शंस के डाटा पे। ऑप्शंस हमने आज का एक्सपायरी का नहीं निकाला, आज वीकली एक्सपायरी भी है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आज कॉल और पुट दोनों को वापस से चर्न किया जा सकता है, दोनों के प्रीमियम्स ईट हो सकते हैं, इसलिए आज के ऑप्शंस में काम मत करना, 22 तारीख वाले में करना। वहां पर आप देखोगे हल्की हल्की फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप है 18,700 की, जिसको मैं नया बेस मानते हैं हम कि भाई नया बेस मार्केट का बन चुका है। और अगर आप बैंक निफ्टी को चेक करेंगे तो वहां पे उतना एग्रेशन नहीं है, इसलिए 44,000 की कॉल अपनी स्क्रीन के किसी कॉर्नर में लगा के रखिएगा। अगर 44,000 की कॉल 22 तारीख वाली में खरीदारी आ जाए तो आप समझिएगा कि बैंक निफ्टी 44,000 को बचा के थोड़ा और ऊपर जाएगा। ये कुछ एक नंबर्स हैं इंडेक्सेस के। तो चलिए, इनफैक्ट क्रक्स यहाँ पर पूरी की पूरी स्टोरी का ही है कि 2 इंपॉर्टेंट बैचेस ऑफ लेवल्स को ध्यान में रखना है। नए बेस या कह सकते हैं कि लेवल्स जो ऊपर की तरफ है वो खिसकते हुए 18,700 से 18,800 की बात, 18,750 के पार के लेवल्स हम देख चुके हैं, और नीचे जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो
ऊपर खिसकते हुए 18,600 से 650, तो क्लियरली अंडरटोन बुलिश है और 18,650 से 18,800 एक बिगर रेंज होगी जिस पर आपको आज के लिए नजर रखनी चाहिए। लगातार तीसरा सेशन जब निफ्टी आज मजबूती के साथ इनफैक्ट 3 दिनों से मजबूती के साथ खुल रहा है। आज एस्टिक्स निफ्टी की तरफ से इंडिकेशंस जो आ रहे हैं इस पर नजर होगी। लेकिन निफ्टी ये भी बताइए, डिम्पी ये भी बताइए, एफएनओ इनका नाम मैं निफ्टी रख दिया। डिम्पी का नाम तो एफएनओ भी होना चाहिए, निफ्टी भी होना चाहिए। जिस तरह के टेक्निकल नुआंसेस और काफी ज्यादा एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं डिम्पी, काफी लंबा आपने एफएनओ पोजीशनिंग का डेटा तो बताया। अब क्विकली स्टॉक्स बता दीजिए, कौन से 2 शेयर्स है रेडार पर और बैन लिस्ट में भी कुछ स्टॉक्स हैं? देखिए, मैं अजय की बात को फिर से कंटिन्यू करूंगा। उन्होंने कल रिलायंस बोला, हमने भी डाटा रिलायंस का रखा और कल चला भी, कल मार्केट का सुपर हीरो रिलायंस बना। आज अगर आप देखेंगे तो मेटल काउंटर्स, और मैं एक ऑटो का काउंटर दे रहा हूं कमर्शियल सेगमेंट का, अशोक लीलैंड। पहले अशोक लीलैंड पे आते हैं, कल क्या हुआ देखिए। इसमें कप एंड हैंडल पैटर्न का एक ब्रेकआउट हुआ है, ओपन इंटरेस्ट वगैरह ठीक ठाक है, करीब 1% का बना हुआ है, और इसके अलावा 250 दिनों की एवरेज का ब्रेकआउट भी है। और ये ऑटोस में अगर आप देखें तो सेग्रीगेशन होके कमर्शियल ऑटोस के अंदर थोड़ी एक्टिविटी बढ़ी है, तो आप अशोक लीलैंड पे जरूर ध्यान रखिएगा। 152 के ऊपर इसकी क्लोजिंग भी है, ये बहुत क्रिटिकल लेवल था जहां से फिसल जाता था, अब उसके ऊपर क्लोज किया है। दूसरा शेयर होगा टाटा स्टील का। कल अभी ये थोड़ी देर पहले आप चर्चा कर रहे थे कि फॉलो ऑन बाइंग आ सकती है मेटल्स में, मेरा भी ऐसा बिलीव है कि फॉलो ऑन बाइंग आ सकती है, इसलिए सबसे बड़े लीडर के साथ ही जाओ, वो है टाटा स्टील। इसके पास 107 108 का एक अच्छा बेस है, वो ब्रेकआउट कैंडिडेट है। ओपन इंटरेस्ट कल अच्छा बना है, करीब 1.5% का, फ्रेश हुआ है, ताजा खरीदारी इसके अंदर हुई है। 50 और 200 दिनों की एवरेज का ब्रेकआउट है, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए टाटा स्टील पे आज फॉलो ऑन बाइंग आ सकती है। तो 2 शेयर हो गए, एक तो टाटा स्टील और दूसरा अशोक लीलैंड। 7 शेयर एफ&ओ बैन में भी हैं, लिस्ट हमने शेयर कर दी है, थोड़ा देख के काम कीजिएगा, नहीं तो पेनल्टी लगेगी, लेके जाएंगे तो आप। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी बातचीत हम अपने पैनलिस्ट के साथ आगे लेके चलते हैं। किरण जानी और कुणाल फरार दोनों हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जेंटलमैन गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। कुणाल, आपसे शुरुआत करता हूं आज मैं। निफ्टी बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे? एक जो है आगे बढ़ने के लिए तैयार है, इच्छुक है, तत्पर है, दूसरा जो है वो घर से निकलना ही नहीं चाहता। ऐसे में कैसे होगा काम? बैंक निफ्टी तो बढ़ ही नहीं रहा है, 44,200 क्रॉस ही नहीं कर रहा, और वो 18,800 में पहुंच गया बैठ के। कुणाल, अनम्यूट तो करिए। गुड मॉर्निंग अजय जी, मैंने सही कहा, कहाँ से कहाँ पहुंच गया और बैंक निफ्टी घर से बाहर ही नहीं निकल रहा। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी वो मौका है बैंक निफ्टी के पास कि वो घर से बाहर निकले। सो जो व्यू अभी बन रहा है वो दोनों इंडेक्स में पॉजिटिव साइड का बन रहा है। फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी 25 पॉइंट के लॉस के साथ अभी ट्रेड कर रहा है। एंड मुझे लग रहा है कि अगर अपना मार्केट भी अगर 25-30 पॉइंट के नुकसान के साथ अगर ओपन होता है तो ये परफेक्ट बाइंग रहेगा मेरे लिए। बैंक निफ्टी की सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है अजय जी की काफी अच्छी मोमेंटम आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकती है। 44,132 के अराउंड का क्लोजिंग में रहा है। अब वो कोई भी गिरावट आती है अप टू द लेवल ऑफ 44,100 और 44,050, तो मैं कहूंगा कि उस लेवल पे हम खरीदारी करके ही चलेंगे। लेवल की बात करते हैं तो अजय जी नीचे में 43,850 का काफी अच्छा सपोर्ट हमें यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रहा है। एंड ऊपर के लेवल की बात करें तो 44,350 एंड 44,600 के लेवल मुझे फिलहाल बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। सामने साइड निफ्टी की बात करें, निफ्टी में भी अगर कोई भी गिरावट आती है स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में, तो जो व्यू बनेगा वो खरीदारी करके ही चलने का बनेगा। निफ्टी के लेवल की बात कर लेते हैं, निफ्टी 18,809 के अराउंड का क्लोजिंग है। अगर उसमें कोई भी गिरावट आती है अप टू द लेवल ऑफ 18,750 और 760, हम वहां पे खरीदारी करके ही चलने की राय देंगे 18,700 के एसएल के साथ। टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट जो इमीडिएट बेसिस पे आ सकता है वो 18,850 का है। 18,850 जैसे ही क्रॉस होगा 18,930 के भी लेवल हमें निफ्टी दिखा सकता है। तो जो व्यू बन रहा है वो टोटली बाई साइड का ही बन रहा है अभी। 50 का टारगेट। आपकी शर्ट बहुत ही शानदार लग रही है कुणाल बाबू, बढ़िया ब्लू एंड व्हाइट स्ट्राइप्स, मजा आ गया देख के। अब चलते हैं किरण बाबू के पास और किरण जी बताएंगे कि कैसे ट्रेड करें। किरण बताइए, आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी लेवल्स और दोनों में से आपको जान किस में नजर आती है ज्यादा? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे
पहले मैं एफआईआईस के डेटा से स्टार्ट करूंगा। कैश मार्केट में कंटिन्यू कल हमने देखा कि 2 दिन के पॉज के बाद 1700 करोड़ के आसपास का बाइंग हुआ है। कहीं ना कहीं इवेंट वाला डे था, लेकिन फ्यूचर्स के ऊपर 11,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करके गए हैं, तो फ्यूचर्स में क्लियर कट हमें लॉन्ग बाइंग दिख रही है। लेकिन अगर आप ऑप्शंस का डेटा देखोगे तो वहां पे कॉल राइटिंग बड़े जमके हुई है। कहीं ना कहीं 2,23,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं कॉल शॉर्ट्स की तरफ, और पुट शॉर्ट की अगर मैं बात करूं तो 1,72,000 लॉट ही हुए। तो कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स अग्रेसिव है, लेकिन जिस तरह से फ्यूचर्स में बाइंग हुई है, देयर आर चांसेस कि हम एक अच्छी खासी अपसाइड मार्केट में देख सकते हैं। दूसरा, जिस तरह से एसजीएक्स एक गैप डाउन दिखा रहा है, बट एक्चुअली ये गैप डाउन नहीं, क्योंकि हमारी क्लोजिंग जो थी वो 18,755 के आसपास थी और एसजीएक्स निफ्टी ऑलरेडी 17,800 के ऊपर है, तो हमारी क्लोजिंग से तो गैप अप ही है। कहीं ना कहीं कल जब रेट हाइक आने वाला था या तो शाम के सेशन में हमने देखा था कि एसजीएक्स निफ्टी 18,850 के आसपास थी, तो वहां से ये गैप डाउन है। वो एसजीएक्स की निफ्टी के क्लोजिंग के हिसाब से गैप डाउन है, लेकिन हमारे जो क्लोज है उसके हिसाब से तो भी है। दूसरी तरफ आप देखोगे तो 18,800 के स्ट्राइक के ऊपर कहीं ना कहीं ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, लेकिन जिस तरह से 18,600 18,700 पुट राइटर्स ने डिफेंड किया है, इनफैक्ट अगर कोई भी डिप आता है 18,700 के आसपास तो वी वुड लाइक टू गो लॉन्ग। कोई भी डिप में हम निफ्टी बाय करेंगे क्योंकि उसका पीसीआर रेशियो भी 1 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सिमिलर में बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी 44,000 के आसपास कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हो रहा है। जिस तरह से यूएसडी आईएनआर में कल हमने मूवमेंट देखा था ड्यूरिंग द रेट हाइक, एनडीएफ जिस तरह से 82 का लेवल तोड़ दिया है, तो आज के सत्र में कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में जान हमें ज्यादा लग रही है। 44,000 कंडीशनल बाय रहेगा अगर आपको अग्रेसिव मूव चाहिए तो 44,000 जैसे ही क्रॉस होता है यू गो लॉन्ग। और अगर आप मॉडरेट ट्रेडर हो तो कोई भी डिप आता है 43,800 43,900 वहां पे भी आप लॉन्ग कर सकते हो। 43,400 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखिए। कहीं ना कहीं 44,500 तक की रैली हमें बैंक निफ्टी में दिख रही है। निफ्टी के अंदर भी अगर कोई डिप आता है 18,650 तक का तो वी वुड लाइक टू गो लॉन्ग। 18,840 हमारा टारगेट रहेगा, 18,540 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। एक्सपायरी कहीं ना कहीं 18,750 के ऊपर इनफैक्ट निफ्टी की रहेगी, और बैंक निफ्टी अगर मैं बात करूं तो 44,200 से 44,500 के बीच में बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आए ऐसा हमें लग रहा है। तो दोनों इंडाइसेस के ऊपर हम बुलिश हैं। ओके, तो एक्सपायरी आपको ऊपर की दिखती है, यानी कल के लेवल से आप ऊपर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे में फिर आपकी रिकमेंडेशंस क्या है किरण? आज स्टॉक्स कौन से ले रहे हैं? सो 2 स्टॉक है, दोनों बाई तरफ है हमारे। पहला है डीवीस लैबोरेटरी, ये थोड़ा एक कॉन्ट्राबैट डेली चार्ट के ऊपर हमने कहीं ना कहीं 3400 के लेवल के एक रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद 3600 तक की रैली देखी, वापस जो 3400 का लेवल था उसको रीटेस्ट किया है एक बुलिश माराबोसो कैंडलस्टिक्स पैटर्न के साथ। अब वो फॉलो बाइंग दिखा रहा है, तो लग रहा है ये सक्सेसफुली टेक्स्ट बुक रीटेस्ट पैटर्न हो चुका है। तो डीवीस लैबोरेटरी हम 3485 के आसपास लॉन्ग करके जाएंगे। 3550 का हमारा टारगेट रहेगा, 3454 एज अ स्टॉप लॉस हम डीवीस लैबोरेटरी में मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो है वो टाटा मोटर है, ऑलरेडी हमने आउट परफॉर्मेंस देख लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं डेली चार्ट के ऊपर एक रेक्टेंगल पैटर्न फॉर्म हो रही थी, उसका जो रेजिस्टेंस था वो कहीं ना कहीं 560 565 था। हमने देखा कि मार्केट में वहां से एक ब्रेकआउट आया है, लग रहा है कि ये कंटिन्यू रह सकता है अप मूव। तो टाटा मोटर 570 के आसपास की क्लोजिंग की हम लॉन्ग करके जाएंगे। 585 हमारा टारगेट रहेगा, 560 एज अ स्टॉप लॉस हम टाटा मोटर के अंदर मेंटेन करेंगे। ओके, हाई रिस्क कॉल टाटा मोटर्स, और इनफैक्ट कुछ ब्रोकरेजेस की माने तो 20 to 30% अपसाइड भी टाटा मोटर्स में दिख सकती है। डिविज लेबोरेटरीज पर खरीदारी की रहा है। इनफैक्ट हॉस्पिटल स्पेस पर ही आज एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी है जिस पर विस्तार से आगे बात करेंगे। कुणाल, आप बताइए आपकी तरफ से ट्रेडिंग आइडियाज क्या हैं? वेल, 2 कॉल है। पहला जो कॉल है कजारिया सिरामिक का अगर चार्ट देखें तो काफी अच्छी मोमेंटम रिसेंट डेज में हमें देखने को मिली है। कल के दिन में स्टॉक ने एक अच्छा खासा हाई भी बनाया था 1325 का, नो डाउट 1290 के राउंड का क्लोजिंग रहा है, लेकिन जिस हिसाब से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है वीकली चार्ट पे, आने वाले दिनों में काफी अच्छी मोमेंटम हमें यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिल सकती है। लेवल की बात कर ले तो कजारिया सिरामिक 1288 1290 के राउंड का क्लोजिंग है। जो हम ऐसा रखेंगे 1246 का रखेंगे। टारगेट की बात करें तो 1350 का पहला टारगेट है, हमें कजारिया दिखा सकता है। दूसरे स्टॉक की बात करें तो बीबीटीसी करके एक स्टॉक है जिसमें अच्छी खासी मोमेंटम हमें रिसेंट डेज में देखने को मिली है, एंड जिस हिसाब से डेली चार्ट की बात करें, इस हिसाब से कल स्टॉक ने मोमेंटम दिखाई थी, एंड जिस हिसाब से स्टॉक 1045 के ऊपर क्लोज हुआ है, लाइकली चांसेस है यहाँ से और भी अच्छी मोमेंटम हमें बीबीटीसी में देखने को मिल सकती है। 1055 के अराउंड का क्लोजिंग में बाय करके चलने की सलाह है। 990 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करें तो 1150 का टारगेट हमें बीबीटीसी में देखने को मिल सकता है। चलिए, कुणाल की तरफ से भी 2 कॉल्स और दोनों खरीदारी की
तो टेक्निकल कॉल्स और इंडेक्स स्ट्रैटेजी बाजार में अब भी बुलिश, इंडेक्स पर भी गिरावट में खरीदारी के मौके और 4 कॉल्स खरीदारी की। त्रिमूर्ति सेगमेंट का रुख करते हैं, शरद है हमारे साथ और आज के त्रिमूर्ति सेगमेंट में बल्क डील्स कई सारी हैं जिसके चलते खबरें हैं। शरद राइट, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, सबसे जो एक्सिस बैंक फोकस में रहेगा और आज जो है ब्लॉक डील होने वाली है जहां पे बेन कैपिटल 0.75% स्टेक की जो है बिकवाली करेंगे। अब याद रखिए इसका जो टोटल वैल्यू है 2190 करोड़ का ऑलमोस्ट ये डील रहने वाला है। जो प्राइस रखा गया है वो ऑलमोस्ट 1.4% करंट मार्केट प्राइस के डिस्काउंट में है। याद रखिएगा बेन कैपिटल की जो एंटिटी है इनमें ऑलरेडी 1.3% स्टेक होल्ड कर रहे थे मार्च के क्वार्टर में। दूसरा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहेगा फोकस में डील बस के ऊपर और यहाँ पे सबसे पहला रहेगा पीएनसी इंफ्राटेक, जहाँ पे प्राइवेट इक्विटी प्लेयर केकेआर जो है एक्विजिशन की बात चल रही है, जहाँ पे वो 12 रोड प्रोजेक्ट खरीद सकते हैं जिसका एंटरप्राइज वैल्यू लगभग 9000 करोड़ रुपए का रहेगा। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा यूटीआई एएमसी और यहाँ पे 4 गवर्नमेंट एंटिटीज जिनका नाम है पीएनबी, एलआईसी, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा, उन्होंने जो है फ्रेश इनवाइट जो है फॉर्मल बिड्स जो होते हैं उनकी स्टेक सेल के लिए वो अब स्टार्ट कर दी है। मर्चेंट बैंकर्स भी अपॉइंट हो गए हैं और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनका लगभग 45% स्टेक होल्डिंग है यूटीआई एएमसी जिसका वैल्यू 3950 करोड़ आता है। और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये भी है जो हमने पहले बताया था आपको कि टाटा ग्रुप ने भी इंटरेस्ट दिखाई है इसको एक्वायर करने के लिए और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये फ्रेश बिड जो है डालने वाले हैं यूटीआई एएमसी के लिए। तीसरा स्टॉक फोकस में रहने वाला है ब्लॉक डील्स में और यहाँ पे वी-मार्ट रिटेल में देखा जाए तो अमानसा होल्डिंग्स ने जो है अपनी स्टेक बढ़ाई है, 1.7% स्टेक की एक्विजिशन की है। दूसरा स्टॉक है संगम इंडिया जहाँ पे मधुसूदन केला की प्रमोटेड एंटिटी ने 1.67% स्टेक एक्वायर किया है। और तीसरा स्टॉक है ओरिएंट प्रो सॉल्यूशन जहाँ पे मालाबार इंडिया फंड ने बाइंग की है। चलिए, इसमें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉक डील्स के बारे में बात करते हुए शरद हमारे साथ जुड़ रहे थे। ये चार्ट चेक ले लेते हैं क्योंकि देखिए मालाबार फंड जो है बहुत ही बड़ा पीएमएस है और एचएनआई का ये इनके फंड मैनेजर है वो आते भी हैं 89 पे, तो नामी फंड है और इन्होंने करीब करीब 1.1% स्टेक लिया है। ओरिएंट प्रो सॉल्यूशंस, ये एक मिड कैप आईटी कंपनी है। इनके मैनेजमेंट अवेलेबल नहीं है, नहीं तो हम लेके आते हैं आपके लिए, लेकिन चार्ट तो अवेलेबल है। इतना बड़ा ब्लॉक गिरा है, 5% सर्किट पर स्टॉक बंद हुआ है। लेके आइए इसके चार्ट डायरेक्टर साहब, तीनों हमारे फेवरेट चार्ट लेके आइए आप और वो हम डिस्कस करेंगे कि भाई चार्ट भी कुछ कह रहे हैं कि नहीं। कुणाल, ओरिएंट प्रो आज इस खबर से एक्साइट होके क्या भाव अब में ऑलरेडी कैप्चर्ड है या हमारे व्यूअर्स ट्रेडर्स को देखना चाहिए इस लेवल से भी? डायरेक्टर साहब 3 महीने 6 महीने वेल अजय जी, अगर ओरिएंट प्रो की बात करूं 953 के अराउंड स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है और वन वे मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिली है। और लोअर लेवल की बात करें तो आप देख सकते हो कि मार्च में स्टॉक 294 का बॉटम बनाया था। वो 294 के बॉटम से वन वे 953 के क्लोजिंग पे आज स्टॉक बैठा, यानी कि 3 टाइम्स स्टॉक हो गया है ना। अभी इस लेवल पे अगर ये जो न्यूज आए, अगर न्यूज की इम्पैक्ट आ सकती आई तो मुझे लगता है कि फर्दर 10 से 12% यहाँ से और ऊपर स्टॉक जा सकता है आज के दिन में। मोमेंटम तो पॉजिटिव साइड ही है, लेकिन अजय जी यहाँ पे एक कंसर्न रहेगा कि जो रिस्क रिवॉर्ड जो चाहिए फ्रेश पोजीशन के लिए वो यहाँ पे उतना मेंटेन नहीं हो रहा है, उतना फेवरेबल नहीं है। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है उनके लिए व्यू जरूर से हो सकता है कि एक बार ये स्टॉक में जो पोजीशन है हमें होल्ड करके चलनी चाहिए। ऊपर में पहला टारगेट 1020 का, 1020 जैसे ही क्रॉस होता है 1070 का भी टारगेट हमें ओरिएंट प्रो में आते हुए देखने को मिल सकता है। तो व्यू उनके लिए ही है जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन बनी हुई है। चार्ट लगा के रखिए डायरेक्टर साहब, इसलिए इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स को बताना कि जी हाँ फंडामेंटल इसके शायद ठीक हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े नामी फंड आ रहे हैं, बट इस समय कूदिए मत। ये देखिए 52 वीक हाई पे स्टॉक बैठा हुआ है और इसमें से बल्क ऑफ द गेन्स जो हैं वो पिछले 1-2 महीने में आए हैं। तो इतनी तेजी से स्टॉक भाग गया है, अगर आप इसमें इस भाव पे अटेम्प्ट करते हैं तो पुल बैक आने दीजिए थोड़ा, फिर देखिए 3 महीने में मोर देन डबल हो गया स्टॉक। पुल बैक आए उसके बाद एंट्री करिए तो रिस्क रिवॉर्ड बेटर रहेगा, वरना आप कूद जाएंगे फिर यहाँ से 20 टका घट गया 10 टका घट गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ और स्टॉक्स के ऊपर भी नजर जरूरी है। संगम, अच्छा मयूरेश जी है हमारे साथ। ओके मयूरेश जी आइए, शो में आपका स्वागत है। मयूरेश मेटल काउंटर्स के ऊपर आपसे क्विक व्यू लेना चाहूंगा। इनफैक्ट आज हमारी बहुत बड़ी एक कमोडिटी यूनिवर्स की सबसे बड़ी वॉइस जो इंडिया में, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। अनिल अग्रवाल जी आएंगे हमारे साथ। लेकिन ये तेजी हो गई भयंकर, माल किसी के पास है नहीं मेटल काउंटर्स में, थोड़ी जारी रह सकती है आपके हिसाब से? मॉर्निंग अजय जी। तो
मेरे ओपिनियन में आई थिंक जो एक एक्सपेक्टेशन है चाइना स्टिमुलस को लेके, आई थिंक दैट इज गिविंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इम्पेटस पूरी मेटल रैली को, फेरस हो या नॉन फेरस हो. यू आर एब्सोल्युटली राइट. आई थिंक बोथ एट इन्वेंट्री लेवल्स, यानी इंडस्ट्री स्केल पे अगर आप ग्लोबल इन्वेंट्री लेवल्स लेके हैं, स्टील कंपनियां हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, जिंक हो, इज एट एन ऑल टाइम लो लेवल्स, क्योंकि जो डिमांड की एक्सपेक्टेशन है बिकॉज ऑफ रिसेशन फियर्स यूएस और यूरोपियन मार्केट्स में, एंड चाइना कंजम्पशन जो आई थिंक पूरी तरह से वापस आया नहीं है, इसकी वजह से इन्वेंट्री लेवल्स आर एट ऑल टाइम लो और एलएमई प्राइसेस हैव प्रोबेबली आल्सो करेक्टेड क्वाइट सिग्निफिकेंटली. तो आई थिंक ये एंटायर थीसिस इज बेस्ड ऑन चाइना कितना स्टिमुलस लेके आता है और इससे एक बहुत बड़ा फिलिप मिल सकता है मेटल कंपनीज को. Chinese real estate market, when we are speaking to our colleagues in China, is still very, very soft, and so is the financial market as well. तो अभी जो एक 10 बिप्स का कट आया था, उससे थोड़ी आई थिंक एक्टिविटी होने की उम्मीद है, but not a substantial one. Having said that, HRC prices are coming down every month. I think जो अप्रैल और मई महीने में भी HRC prices हैं, ये घटे हैं कहीं ना कहीं. इनपुट कॉस्ट हैव आल्सो कम डाउन, इंक्लूडिंग आयरन और स्पॉन्ज आयरन के प्राइसेस में भी घटावट दिखी है. तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक सेंटिमेंटल ट्रेड ऑफ है दिस पॉइंट ऑफ टाइम. अजय जी, मैं मानता हूँ लुकिंग एट चाइना स्टिमुलस, फंडामेंटल्स चेंज होने के लिए थोड़ा समय जरूर लगेगा फॉर दिस स्पेस एज. ठीक है, ऑलराइट. तो ये तो सेक्टर और मेटल स्टॉक्स पर दबाव इस वजह से था. अब यहाँ से आज भी तेज़ी का मोमेंटम जो है जारी रह सकता है इस खबर से. और वाकई वैल्यूएशन तो इनफैक्ट मेटल्स के 20% इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न दिया है मेटल स्पेस ने, अगर आप निफ्टी से कंपेयर करें तो अब तक YTD में. लेकिन इस बीच कुछ और स्टॉक्स की बात कर रहे थे अभी हम, जिनमें ब्लॉक डील्स हुई हैं, और इन प्रो की बात कर रहे थे. तो एक बार संगम के चार्ट्स को भी देख लेते हैं. आप बोल रहे थे अजय कि उसमें कूदना नहीं चाहिए. यहाँ पर भी आप देखें तो इसी मंथ से, जून से ही वहाँ पर भी एक अच्छी मूव आई है. एक बार संगम इंडिया के चार्ट को भी लेकर आते हैं. वहाँ पर भी एक बड़ी बाइंग है, मधुकेला ने वहाँ स्टेक लिया है. और उससे पहले एक बार अपने व्यूवर्स को ये बता दें कि आज मेटल सेक्टर पर खास चर्चा अभिषेक जैन के साथ अरिहंत कैपिटल पर आगे हम 8:40 पर देखेंगे कि मेटल स्टॉक्स में उनकी टॉप बेट्स हैं कौन सी. लेकिन संगम इंडिया के चार्ट्स की हम बात करते हैं. जून में, इसी मंथ में, स्टार्टिंग फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ से यहाँ पर भी अच्छी खासी गेन्स आ चुके हैं, 23-24% के, और बड़ा नाम इसमें आ गया है. क्या इस पर से आज इसमें और फर्दर फॉलो बाइंग आ सकती है? कुरान, आप बताएं. वेल, एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें संगम इंडिया में देखने को मिली है. जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 334 के अराउंड स्टॉक ने जो है कल अपना क्लोजिंग दिया है. एंड वन वे नीचे में 251 से लेकर ऊपर में 335 तक का एक वन वे मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिला है. नाउ यहाँ पे अगर मैं फर्दर अपसाइड की बात करूँ तो ऊपर में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 358 तक के टारगेट हमें स्टॉक में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं. 358 जैसे ही ब्रेक होता है, स्टॉक हमें 425 तक की भी मोमेंटम दिखा सकता है. नाउ अगेन क्वेश्चन ये है कि क्या आप रिसेंट लेवल पे खरीदारी करके चलना चाहे कि नहीं चलना चाहे. तो मेरा जो व्यू है वो फ्रेश पोजीशन बनाने का नहीं है, क्योंकि लोअर लेवल पे अभी जो सपोर्ट आ रहे हैं वो 273 के पास है और ऊपर में पहला टारगेट ही 358 के पास है. तो उनके लिए व्यू जरूर से होगा जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन बनी है कि होल्ड करके चलिए. 258 का टारगेट हमें पहले दिखाई दे सकता है. 258 जैसे ही क्रॉस होगा, ऊपर में हमें स्टॉक में तकरीबन 423 तक के भी टारगेट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं. ओके, ऊपर के लेवल्स आप देखते हैं. हालांकि इसी महीने में आप देखें 40% से ज़्यादा स्टॉक चल गया है. लेकिन देखना होगा आज ये स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है इस पॉजिटिव खबर पर. फाइट से जुड़ी कंपनियां, एविएशन और साथ ही हॉस्पिटल स्पेस हैं जो कि ब्रोकरेज हाउसेस के रेडार पर हैं. वामाक्षी में ये सारी की सारी रिपोर्ट्स डिटेल में बताएंगी. गुड मॉर्निंग वामाक्षी, बताइए. जी बिल्कुल, शुरुआत करेंगे हम HEG के साथ. इनक्रेड की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि यूएस स्टील इन्वेंट्री में डिक्लाइन और नए EFs प्रोवाइड कर रहे हैं ग्रोथ विजिबिलिटी. ग्लोबल डीकार्बनाइजेशन ट्रेंड जो है ये भी कंपनी के फेवर में है और इनफैक्ट काफ़ी सिग्निफिकेंट एंट्री बैरियर्स है जिसके चलते कंपनी अपने मार्जिन्स को प्रोटेक्ट कर पाएगी. तो लार्जली इसी के चलते इनक्रेड ने कवरेज शुरू की है. ये स्टॉक पर ऐड की रेटिंग के साथ टारगेट प्राइस दिया है 2462 प्रति शेयर का. इसके अलावा इंडिगो भी हमारे रेडार पर है. मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि सारे की अर्निंग्स ड्राइवर कंपनी के फेवर में मूव कर रहे हैं. इनफैक्ट उनका कहना है कि नियर टर्म प्रॉफिट पर सीट एक साइक्लिकल हाई हिट कर सकता है. तो ओवरऑल इन फैक्टर्स के चलते मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है. टारगेट प्राइस दिया है
126 प्रति शेयर का। इसके अलावा दालमिया भारत भी हमारे रेडार पर है। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि तीसरा मजबूत 7 to 9% इंडस्ट्री ग्रोथ का साल वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY24 में। ओवरऑल एनर्जी कॉस्ट में गिरावट, इंडस्ट्री मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं इसके चलते। इसके अलावा भी उनका कहना है कि नेट डेट टू EBITDA 2 टाइम्स के बिलो रह सकता है। तो इसी इन पॉजिटिव फैक्टर्स के चलते जेफरीज ने खरीदारी की राय को ज़रूर बरकरार रखा है मगर अपना टारगेट प्राइस भी उन्होंने बढ़ाया है, 2400 से 2490 कर दिया है। और आखिर में हम फोकस करेंगे हॉस्पिटल शेयर्स पर। काफ़ी सारे हॉस्पिटल शेयर्स हमारे रेडार पर रहेंगे। जेपी मॉर्गन ने कवरेज शुरू की है इन सारे काउंटर्स पर। जेपी मॉर्गन का कहना है कि डिमांड सस्टेन होती हुई नजर आ रही है और ऑक्यूपेंसी भी ऑप्टिमल लेवल के पास है और इसी के चलते एक्सपेंशन की उम्मीद की जा रही है। प्रॉफिटेबिलिटी भी सुधरी है और ये लाइकली सस्टेन हो सकती है। इनफैक्ट वो 19% EBITDA कैगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY23 से लेकर FY26 पर। तो अपोलो हॉस्पिटल फोर्टिस पर उन्होंने ओवरवेट की राय के साथ कवरेज शुरू की है और मैक्स हेल्थ केयर और ग्लोबल हेल्थ पर उन्होंने न्यूट्रल की राय के साथ कवरेज शुरू की है। Here we go. वमाक्षी, शुक्रिया ये सारे के सारे ब्रोकरेजेस के लिए। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज रिपोर्ट मयूरेश, हॉस्पिटल स्पेस पर अब जेपी मॉर्गन की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। टारगेट्स भी इनिशिएट किए गए हैं। अपोलो हॉस्पिटल में ओवरवेट की रेटिंग, फोर्टिस हेल्थ केयर में भी ओवरवेट, साथ ही मैक्स हेल्थ केयर में टारगेट्स इनिशिएट किए विद अ न्यूट्रल रेटिंग। 3 चीजें जो इंपॉर्टेंट यहाँ बताई, एक तो सेक्युलर ग्रोथ है जिसके चलते काफी हद तक मोमेंटम बुलिश नजर आएगा। प्रॉफिटेबिलिटी मजबूत रही और आगे भी सस्टेन करेगी। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कैगर बेसिस पर करीब सालाना आधार पर 19% के रिटर्न्स नजर आ सकते हैं। हॉस्पिटल स्पेस, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक, क्या ये आपको डिफेंसिव से अलग होकर अब एक सेक्टर स्पेसिफिक खड़ा होता हुआ नजर आता है? Oh, absolutely. And in fact, काफी हॉस्पिटल स्टॉक्स में एक अच्छी खासी प्राइस मूव along with the broader market already हो चुकी है। बट हमें अभी भी लगता है कि आई थिंक जो फिगर्स जैसे आपके कॉलीग ने कहा और जैसे आप भी दर्शा रही थी, आई थिंक अभी भी एग्जिस्टेंट है हॉस्पिटल शेयर्स के लिए। एक आई थिंक जो मेडिकल टूरिज्म की हम बात करते हैं, दैट इज कमिंग बैक विद अ रॉर। और इसलिए आई थिंक जो की पैरामीटर्स होते हैं हॉस्पिटल शेयर्स को भापने के लिए, एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड, अगर आप देखें अपोलो हॉस्पिटल्स का, फोर्टिस का, मैक्स का, I think has shown a very, very good trend in the past few quarters. Having said that, I think जो average length of stay होती है और जो एक रणनीति इन्होंने यूज की है in terms of adopting an asset light model, जिसके वजह से I think बहुत ज्यादा capex इनके बैलेंस शीट से ज्यादा नहीं है, and they probably retain a lot of their cash onto their books for growing selectively organically and probably giving out more payouts. कहीं ना कहीं I think return ratios को भी एक positive indication देता है। और थर्ड, आई थिंक द एस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल स्पेस इटसेल्फ, अगर आप देखिए जो वैल्यू एडेड होते हैं, जैसे आई थिंक काफी हॉस्पिटल शेयर्स के फार्मेसी इज अटैच्ड टू दैट एंड फार्मेसी बिजनेस इज शोइंग साइंस ऑफ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। जो इन्होंने हॉस्पिटल्स खोले थे पिछले कई वर्षों में, आई थिंक दैट इज नाउ स्टार्टिंग टू गेन ट्रेंड। और इसके लिए आई थिंक जो नए हॉस्पिटल्स का एक रिपोर्टेड इबिटा है, आई थिंक दैट इज शोइंग अ वेरी पॉजिटिव मोमेंटम एंड दैट इज व्हाई ब्लेंडेड मार्जिन्स should increase significantly in the coming months as well, creating a positive impact on cash flows. तो बिल्कुल I think जिनके पास अपोलो हॉस्पिटल है, मैक्स हेल्थ केयर है, नारायण रुद्रालय है, as an example, they should continue holding on to this. चलिए आगे बढ़ते हैं और मेटल काउंटर्स में आपको क्या करना चाहिए, इस समय पैसा कहाँ बनेगा, ये डिस्कस करने के लिए अभिषेक जैन, अरिहंत कैपिटल के हेड ऑफ रिसर्च हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 2 ट्रिगर्स हैं, एक तो कल स्टार्ट हुई थोड़ी ईजिंग चाइना में, आज बढ़ रही है, कमेंट्री अच्छी है। कल लॉन्ग पोजीशंस ऑलरेडी बनती हुई दिखाई दी, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अभिषेक, अगर हम फंडामेंटल, जहां पे भी वर्ड मेटल लिखा है, भले वो प्योर मेटल हो, नहीं वो वैल्यू एडेड हो या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो, मेटल जहां लिखा है, श्याम मेटालिक, रेगुलर मेटल कंपनी, सब जगह 5-7% के गेंस थे। आपको पैसा बनने की गुंजाइश कौन से नामों में नजर आती है यहाँ से भी? तो मेटल्स में पहले बात, धन्यवाद अजय मेरे को आपके प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। हमारा व्यू ये है, मेटल्स में अभी भी काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है राइट नाउ। पहली बात, अगर हम देखेंगे 15-20 दिन से चाइनीज कंपनीज, आई वाज लुकिंग, जो डेटा देख रहा था वहाँ पे, एक तो इन्वेंट्री थोड़ा कम हुआ है और सेकंड 4 प्राइस शगान स्टील करके वहाँ पे जो लोकल चाइनीज कंपनीज वगैरह है उन्होंने प्राइजेस हाइक किया है। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, यानी कि आप बोलेंगे कि, और ग्लोबली ऑल्सो अगर हम देखेंगे यूएस में जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है और नेक्स्ट ईयर यूएस में इलेक्शन ईयर है, तो हमें नहीं लगता कि मेटल प्राइजेस में ज्यादा यहाँ से गिरावट है। और हम तो एक्चुअली जब नीचे आया था तब
लोगों को काफी ज्यादा रिकमेंड किया था। हमें लगता है कि जैसे आप जो कंपनी बोल रहे थे, श्याम मेटलिक्स हो गई, मिड कैप्स में सम ऑफ द मेटलिक कंपनीज भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। इसके अलावा आपके चैनल पे मैंने श्याम मेटलिक्स हमने रिकमेंड भी किया था 280-290 लेवल पे। मेरा ये मानना यूएस में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी, चाइना में जिस हिसाब से अभी वॉल्यूम पिकअप हो रहे हैं, राइट, सबसे बड़ी बात है चाइना में जितनी भी स्टील मिल्स हैं वो आज हायर यूटिलाइजेशन पे काम कर रही है। और कल जो न्यूज आई है रेट कट की, वो एक काइंड ऑफ सरप्राइज ही था, बट वो एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट था फॉर द सम ऑफ द मेटल कंपनीज राइट नाउ। तो आई थिंक डोमेस्टिक में तो ऐसा कोई इंडिया में भी लाइक अगर हम देखेंगे तो कोई प्राइसेस थोड़ा बहुत ही फॉल हुआ था रिलेटिवली इंडिया में, बिकॉज इंडिया में डोमेस्टिक डिमांड बहुत ही स्ट्रांग है राइट नाउ। हम बात कर रहे थे यानी कि अप्रैल तो बहुत ही स्ट्रांग था, मई थोड़ा फ्लैट था, बिकॉज उसके बाद जून में वापस से अभी थोड़ा यानी बजट के थोड़ा बारिश के चक्कर में हो सकता है कि थोड़ा स्लो डाउन आया, बट वॉल्यूम्स अब देखेंगे तो वॉल्यूम्स लास्ट ईयर के मुकाबले रिलेटिवली, बिकॉज हमें इस बार मानसून थोड़ा डिले आ रहा है, तो वॉल्यूम्स बहुत ही अच्छा है राइट नाउ। अभी मैं स्टील कंपनीज वालों से बात कर रहा था तो काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। और एक और पॉजिटिव चीज जो हुई है, रॉ मटेरियल का प्रेशर कम हो गया है, कोल प्राइसेस जो है वो नीचे आई हैं। और अगर मैं एनएमडीसी से बात कर रहा था तो एनएमडीसी गाइज ने दे हैव टॉक्ड अबाउट लास्ट 10 दिन में आयरन ओर प्राइसेस वगैरह में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट आया है राइट नाउ। तो हमें नहीं लगता कि यहाँ से कुछ मेजर डाउनसाइड है, यानी कि आपको अपॉर्चुनिटीज हो तो उसमें लॉन्ग करना चाहिए। अभिषेक, 3 स्टॉक्स बता के जाइए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हमारे व्यूअर्स के लिए, जहाँ 20-25% शॉर्ट टर्म में बन सके। लार्ज कैप्स में मेरे को लगता है सेल ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है और लास्ट क्वार्टर थोड़ा सा लगाट था, तो इस कारण से थोड़ा मेरे को लगता है सेल शुड पार्टिसिपेट। ये प्राइजेस अट्रैक्टिव है एट दिस टाइम, 20% बनने की इसमें काफी ज्यादा संभावना है। इसमें टाटा स्टील मुझको लगता है अगर नीचे की अपॉर्चुनिटीज में मिले, और तीसरा स्टॉक जो है श्याम मेटलिक्स है, और एक और अलाइड कंपनीज में बोलूंगा वेल्सपन कॉर्प लिमिटेड जो पाइप्स में है, जो स्टील पाइप्स वगैरह में है राइट नाउ। तो वो एक 3-4 कंपनीज जो है राइट नाउ जो पाइप्स में, जो स्टील पाइप इनका एक सेगमेंट है मेनली एल्सो, ये मेटल में तीनों कंपनीज आप डेफिनेटली आप देख सकते हैं। मेरे को लगता है 1-2 महीने में, 2 महीने में आपको यहाँ से डिसेंट रिटर्न बन सकते हैं। श्याम मेटलिक कभी बढ़ गया है तो थोड़ा सा नीचे आके रखिएगा, बट डेफिनेटली मेरे को ये हमारा ये व्यू है कि 600 रुपए एक साल में 550 से 600 का प्राइस आपको 12 से 15 महीने में दिख सकता है। आपने एक बात कही ना, मुझे याद आया, ये जो आपने सप्लाई वाली बात कही ना कि ठीक है साहब डिमांड तो एक तरफ है लेकिन नई सप्लाईज नहीं आ रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है आपने। 4 आपके स्टॉक पिक के मैं एक बार बता दूं वापस से अपने व्यूअर्स को, सेल, श्याम मेटालिक डिप्स, टाटा स्टील ऑन डिप्स और वेल्सपन कॉर्प 12 से 15 महीने के व्यू से यहाँ से भी पैसा बनेगा। लेकिन इन्होंने एक बात कही कि साहब डिमांड तो एक बात है प्रियंका, लेकिन नई सप्लाई किधर है। यही बात आज हम आपको मेटल काउंटर्स में जो सबसे बड़ा नाम है कमोडिटीज़ में, अनिल अग्रवाल, वो भी हमारे साथ शो में आएंगे थोड़ी देर पहले, उन्होंने यही बात बोली थी कि अजय डिमांड तो ठीक है ऊपर नीचे होती रहती है, मैंने 30-40 साल देखा है धंधा ये, लेकिन नई माइंस किधर है, नई सप्लाई किधर आ रही है। पहले भी हमने देखा है लोग सप्लाई साइड को मिस कर जाते हैं, सिर्फ डिमांड पे फोकस करते हैं। क्रूड में सप्लाई नहीं आ रही थी, 140 मार दिया था, आपको याद है? करेक्ट, हाँ। हम सोच रहे हैं डिमांड कम हो रही है, डिमांड कम हो रही है, बट सप्लाई उससे ज्यादा स्पीड से कम हो रही है, तो ऐसे में भी तेजी हो जाती है स्टॉक में, जो कि अभिषेक बोल रहे थे। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बोली और यही बात हम आगे लेके अनिल अग्रवाल जी के साथ चलेंगे। लेकिन अभी समय हो गया है किस चीज का, कुछ और स्टॉक्स डिस्कस करते हैं और इनफैक्ट हमारे साथ बिल्कुल चलिए। तो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स हमारे पास कई सारी हैं मार्कशी की, और उसमें से कुछ रिपोर्ट्स हम डिस्कस कर रहे थे। हॉस्पिटल रिपोर्ट, तो हॉस्पिटल सेक्टर पर तो रिपोर्ट हमने डिस्कस की ही, लेकिन इंडिगो पर भी एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट है इंडिगो पे, और टारगेट भी ऊपर का है उनका। उन्होंने ओवरवेट करके लगभग 3000 से 3126 का टारगेट दिया। उन्होंने कहा सारे की अर्निंग ड्राइवर जो फेवरेबली मूव कर रहे हैं और साइक्लिकल हाई का फायदा मिलेगा इस स्टॉक को। इंडिगो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था बीच में, लेकिन अब फिर से इसने चाल ले ली है। तो क्या 3150, ये तो एक फंडामेंटल व्यू है, लेकिन चार्ट्स क्या कहते हैं इसके? अभिषेक, हमारे साथ किरण है। किरण,
सो यूं की अगर हम बात करें तो जिस तरह से स्टॉक प्राइस अभी 2350 के आसपास ट्रेड कर रहा है, कहीं ना कहीं उसने अपने जो ऑल टाइम हाई का 2370 था उसके आसपास का ब्रेकआउट दिया, ऊपर में स्टॉक 2500 तक गया, वहां से एक जो हम देख रहे हैं कि लास्ट 3 दिन से कंटिन्यूसली स्टॉक लोअर बॉटम लोअर टॉप बना रहे, कहीं ना कहीं 2300 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक 2300 लेवल नहीं टूटता है तब तक अभी जिस के ऊपर अवेलेबल है डेफिनेटली हमें बाई करना चाहिए। सो 2330 2350 ये एक एक्यूमुलेशन जोन रहेगा। 2300 रुपए के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। जिस तरह की रैली आई है चांसेस है कि आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा स्टॉक को कंसोलिडेट होने के लिए, लेकिन ओवरऑल 2300 का स्टॉप लॉस रख के आप बाई कर सकते हो। ऊपर में वापस ये कहीं ना कहीं 2400 2450 तक जा सकता है। प्लेस पर ब्रोकरेज रिपोर्ट के बाद एक आपके पास आउटलुक टेक्निकल आता हुआ, लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारे टेक्निकल पैनल पर कुश बोरा भी जुड़ गए हैं। कुश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। हमारे साथ आप जब जुड़े आपने मेटल पैक पर भी एक बार आउटलुक अपना दिया था। आज बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? मेटल्स तो हम देख रहे हैं लगातार 2 सेशन से एक आउटशाइन दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए मुझे लग रहा है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये मोमेंटम जो है ये कंटिन्यू रह सकता है, ऑल व्हाइल स्टिल मेंटेन दैट दिस इज फिलहाल अ मोमेंटम प्ले ओनली। स्ट्रक्चरली ये रिवाइज हुआ है या नहीं, आई थिंक देयर इज स्टिल सम टाइम टू गेट दैट कंफर्मेशन। आज एक्सपायरी भी है। जहां तक एक्सपायरी की बात है, देखिए निफ्टी मुझे लग रहा है कि वॉलेटिलिटी यहाँ हो सकती है। सो निफ्टी कोड एक्सपायर बिटवीन 18,700 एंड 18,800 करंटली जिस तरीके का डेटा सेटअप है। बट मेरे लिए एनकरेजिंग साइन ये है कि अगली एक्सपायरी का विच इज 22 जून, इसकी एक्सपायरी में भी 18,700 के पुट में अच्छी खासी राइटिंग देखने मिली है। सो ये लग रहा है कि आने वाले हफ्ते में शायद हम नया हाई बना लें, या एटलीस्ट एट द वेरी लीस्ट द बेस हैज शिफ्टेड हायर टू 18,700, दैट इज व्हाट द डेटा इज सजेस्टिंग। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, 44,000 has been the pivotal level for the last 3 to 5 sessions and will continue to remain at least for today, जिस तरीके का यहाँ पे ऑप्शन डेटा सेटअप है। तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी इसी के आसपास हो सकती है। अब कॉल्स पे अगर फोकस करें, 2 कॉल्स हैं आज के लिए। एक कैफिनो से है, एक कैश स्टॉक है। कैनफिन होम्स बहुत ही अच्छा रनअप दिखाया है इसने। पिछले कुछ सेशंस में हम इसमें कंसोलिडेशन देख रहे हैं विद अ पॉजिटिव बायस। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। सो कैनफिन होम्स अगर आप चाहें तो इंट्राडे के लिहाज से भी बाय कर सकते हैं। इन दिस केस आपके जो टारगेट्स हैं वो रहेंगे 755 एंड 770 के। 742 का स्टॉप लॉस रहेगा। थोड़ा सा पोजिशनल प्ले है एक्साइड इंडस्ट्रीज। इस स्टॉक में भी हमने एक अच्छा खासा अपमूव देखा। एक डिप मिला है व्हिच हैज बीन बॉट इनटू, और कल फिर स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है। सो यहाँ पे स्टॉक की अपवर्ड जर्नी फिर से रिज्यूम हो सकती है। आप बाय करें 216 के टारगेट्स के लिए 205, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, ठीक है। कुछ की कॉल्स रही, लेकिन इस बीच जिस खबर पर नजर आज बनी हुई है, स्पंदना स्फूर्ति में जो हिस्सा बिक्री की खबरें आ रही हैं, केदारा अपना स्टेक बेच सकता है, उन सब से इनफैक्ट खरीद सकता है, सॉरी, वहां पर क्लैरिफिकेशन दिया स्पंदना ने कि वो कोई हिस्सा बिक्री नहीं करने वाले हैं। इन खबरों को उन्होंने खारिज किया है। स्पंदना स्फूर्ति को हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन स्पेस में, और बहुत अच्छी मूवमेंट पे चल रहा है स्टॉक। कल भी लगभग 2.25% तेजी के साथ बंद हुआ है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर आज खबरें भी हैं, ऐसी एक खबर एक्सिस बैंक में भी है और इनफैक्ट पीएनसी इंफ्रा में भी है। एक्सिस बैंक में तो बेन कैपिटल लगभग अपना आधा स्टेक जो है वो ऑफलोड करने वाला है, और इनफैक्ट इसमें ब्लॉक डील अभी भी गिर भी गई है। 0.6% स्टेक एक्सिस बैंक में आ गया। बेन बेचने वाला था, पर छोटा है माल, पता नहीं 260 मिलियन डॉलर। लेकिन अगर आप देखें एक्सिस चला भी हुआ है नीचे से, और नंबर्स ठीक है, मतलब बिक जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसके अंदर। ये तो ऑलरेडी बिक हो भी गया, हो गया। लेकिन सवाल ये है कि इसके बाद स्टॉक चलेगा क्या? नगेश, एक्सिस बैंक का ब्लॉक तो गिर गया, इस भाव पे आप एक्सेस लेंगे? थोड़ा एक्सटेंडेड है ऑन दी ओनियन लेंस अजय, तो थोड़ा पुल बैक्स पे जरूर लेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल्स एज अ स्पेस, आई थिंक अगर हम यूएस में कंपेयर करें तो आई थिंक आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड दैट इंडियन फाइनेंशियल्स आर इन अ फार बेटर स्पेस। और कारण आई थिंक बहुत ऑब्वियस है, एसेट क्वालिटी हैव कम डाउन सिग्निफिकेंटली, प्रोविजनिंग काफी बड़ी है, थोड़ी निम्स में आई थिंक मॉडरेशन आएगी व्हिच इज एक्सपेक्टेड, बट टू अ लार्ज एक्सटेंट आई थिंक इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स आई थिंक एक नॉर्मलाइजेशन वहां भी देखा जाएगा। और एक जो क्रेडिट डिपॉजिट ग्रोथ है, आई थिंक दैट इज हैपनिंग एट अ वेरी वेरी रीजनेबल प्लेस। वैल्यूएशंस थोड़े से हायर एंड ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन मीन्स पे आ गए हैं, कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़े पुल बैक्स की मैं राह देखूंगा, बट ऑब्वियसली आई थिंक दिस स्पेस लुक्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम अराउंड द
चलिए, तो बिल्कुल एक्सिस बैंक और साथ ही स्पंदना स्फूर्ति, इनफैक्ट आज जितनी भी खबरें बल्क्स एंड ब्लॉक्स से जुड़ी हुई है और वो लगातार हम हाईलाइट भी कर रहे हैं, ऐसे ही बल्क ब्लॉक, पीएनसी इंफ्राटेक, यूटीआई एएमसी और थोड़ी देर पहले ओरियन प्रो पर हमने बातचीत भी की। चलिए ठीक है, इन टेक्निकल स्टॉक्स पर और ज़्यादा टेक्निकल ट्रेड्स भी लेंगे, लेकिन इस बीच मुनाफे का फंडा सेगमेंट का एक रुख करते हैं। फंडामेंटल आउटलुक क्या है, कौन से स्टॉक्स हैं, भी समझते हैं। स्वस्तिका से गिरीश सुडानी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुनाफे का फंडा। गुड मॉर्निंग गिरीश, बताइए फंडामेंटल आइडियाज कौन से आपके? गुड मॉर्निंग। मैंने बेसिकली फंडामेंटल आइडियाज में 6 महीने के एक आउटलुक के लिए 2 स्टॉक्स को चूज करा है। इसमें एक है शादा कॉप। नंबर्स मिक्स्ड आए हैं बट अट्रैक्टिव है इन द टर्म मीन्स ऑफ इनके जो दूसरे मॉड्यूल्स हैं उसमें इन्होंने काफी काम करना शुरू करा है। जैसे कि इनका एक कन्वेयर बेल्ट मार्केट है, उसमें काफी डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। ये यूजुअली माइनिंग्स और ग्रेन्स, स्टील प्लांट्स के अंदर, पोर्ट्स के अंदर, ये सब जगहों पे यूज होता है ये प्लांट। तो ये प्रोडक्ट लाइन इनका काफी अट्रैक्टिव है एंड ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन में काफी इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इनका काफी हैवी रेवेन्यू जो आता है अपने कोर बिजनेस से, कॉपर एंड केमिकल्स, वो पूरा शिफ्ट कर देते हैं ये लोग अपने खुद के रेवेन्यू मॉडल्स के अंदर। तो कहीं पे भी ये प्रपोजिशन हमारे लिए काफी अट्रैक्टिव हो जाता है, काफी कंसोलिडेटेड रेंज के अंदर ये स्टॉक हमको मिलता है। तो 650 का एक टारगेट मेंटेन करने की प्लानिंग है फॉर द टाइम फ्रेम ऑफ 6 मंथ्स का। दूसरा स्टॉक जो मैंने चूज किया है दैट इज, ये ऑटो सेक्टर के अंदर है, ये अशोक लीलैंड है। अशोक लीलैंड की एक्सपेंडिचर प्लान जो है 7.5 करोड़ रुपए का, ये काफी अट्रैक्टिव बना देता है इसको। ऑलरेडी कंपनीज अपने नए प्रोडक्ट लाइन के ऊपर काफी तेजी से काम कर रही है। व्हीकल 3 नॉट्स और कमर्शियल लाइट व्हीकल्स के अंदर इनका काफी अच्छा एक्सपेंशन प्लान था है। जो लास्ट की मैनेजमेंट कमेंट्री थी वो भी काफी अट्रैक्टिव थी। मैनेजमेंट ऑलरेडी 10% का इंडस्ट्रियल आउटपुट तो ले ही रहा है, साथ में 15 से 20% का अपना ग्रोथ प्रोजेक्शंस भी प्लान कर रहा है। तो 190 के टारगेट्स के लिए इसको बाय करना चाहिए फॉर द 6 महीने के टाइम पे। अशोक लेलैंड आपके पास दूसरा स्टॉक रहेगा जिस पर आपकी नजर होगी। स्टॉक ऑलरेडी अच्छी मूव दिखा चुका है लेकिन फर्दर अपसाइड अब भी पॉसिबल है और ऑटो पे तो एक बुलिश हुआ है। शुक्रिया गिरीश, ये दोनों रिकमेंडेशंस आज पोर्टफोलियो स्टॉक्स हमें हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और पहला स्टॉक था उनका शारदा कॉर्पकॉम, 650 का टारगेट। क्रॉपकेम, यस, बहुत ही शानदार कंपनी है, बहुत शानदार कंपनी शारदा, बहुत हाँ एग्री कैम में काफी अच्छा काम कर रही है। इनफैक्ट हाई मार्जिन बिजनेस है इनका, बहुत बढ़िया। ऑलराइट, ठीक है, तो ये टारगेट जरूर 6 महीने के इन्वेस्ट जो करेंगे उन्हें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कुछ जो हम बात कर रहे थे जिनमें आज एक मूव आ सकती है, क्या पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि पीएनसी इंफ्राटेक यहाँ पर केकेआर लगभग 12 प्रोजेक्ट्स एक्वायर करने वाला है। इंफ्रा स्टॉक्स में अच्छी मूव थी तो पीएनसी इंफ्रा भी चला था और अब इस खबर से किस तरह का मोमेंटम आ जा सकता है, आप बताएं कुणाल। सॉरी, आपने कौन से स्टॉक की बात की? पीएनसी इंफ्राटेक। पीएनसी इंफ्राटेक के अगर इस लेवल पे चार्ट देखने जाते हैं, जो जिस हिसाब से मोमेंटम अभी स्टॉक में है, एक स्टॉक पिछले एक दो हफ्ते से एक साइडवेज मोमेंटम में है। कल के क्लोजिंग देखने जाए तो 318 के लेवल पे कल का क्लोजिंग था। ऊपर के लेवल पे हाई देखने जाए तो 326 का हाई लगाया था। पहले भी स्टॉक ने 326 का हाई लगाया था, वहीं से हमें नीचे में तकरीबन 305 तक का एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला था। तो जो व्यू अभी बना है वो एक साइडवेज का ही बना है, कोई क्लियर डायरेक्शन फिलहाल नहीं देखने को मिल रहा है। अगर स्टॉक ऊपर में 325 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो वहां पे एक ब्रेकआउट मिलेगा और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक हमें 352 तक के लेवल भी दिखा सकता है। तो टाइमिंग के लिए जो व्यू बनेगा मेरा वो अवॉइड करने का ही बनेगा। इंफ्रा ने चुना है प्रियंका ने, ये बहुत बढ़िया एरिया चुन लिया। कैपेसिटी इंफ्रा मेरे रेडार पे है एक कंपनी, लिखिए डायरेक्टर साहब। कैपेसिटी में आपको हाल ही में कुछ बड़े ब्लॉक्स नजर आए होंगे और भी आपको इसके अंदर काफ़ी अनाउंसमेंट्स और बड़े इन्वेस्टर्स की खबरें आएंगी। स्टॉक जो है घट गया था एक्चुअली, अगर आप देखें पिछले 1-1.5 महीने वापस अपने 52 की हाई पे आ गया है। और सुनने में यह आ रहा है, मयूरेश आप शायद बताना चाहें 2-4 एग्जाम्पल लेके, कि इंफ्रा स्पेस में ईपीसी में इतनी कमी हो गई है कि डेवलपर्स के पास डिमांड है, ऑर्डर देने बैठे लेकिन ठेकेदार नहीं मिल रहे। अगर देसी में बोले तो एटलीस्ट ये मैं एक नहीं 3-4 बड़े बड़े डेवलपर्स सुन चुका हूं कि उनको ज्यादा पैसे ऑफर करने पड़े ठेकेदारों को, क्योंकि ठेकेदारों की कमी हो गई इंडस्ट्री में। और कैपेसिटी और पीएनसी ठेकेदारी है, राइट, इंफ्रा कंपनी है। तो एब्सोल्युटली, एंड इनफैक्ट अगर आप कैपसाइट की बात करें तो ऑर्डर बुक जो है इनका लगभग 9,000 करोड़ के ऊपर है। आज जो एनुअलाइज रेवेन्यूज इन्होंने किए थे लगभग 1800 या 2000 करोड़ के आसपास के, 1800 के आसपास। तो रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत शानदार है।
इसमें पहले दिक्कत अजय ये हुई करती थी कि आई थिंक सिर्फ हाई राइजेस करते थे, नाउ दे हैव डिवर्सिफाइड देयर एंटायर पोर्टफोलियो। हाई राइजेस, मॉल्स, रेलवेज का काम करते हैं, तो काफी कुछ आई थिंक डिकमोडिटाइज कर दिया है फ्रॉम हाई राइज बिल्डिंग्स। और प्राइवेट और पब्लिक इसमें भी एक अच्छी खासी ऑर्डर बुक शेयर है। मार्जिन्स में एक एक्सपेंशन दिखा है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक बिकॉज देयर आर फार लेस पीपल प्रोबेबली टू एग्जीक्यूट दीज ऑर्डर्स, 20% की EBITDA मार्जिन नहीं है कैपेसाइट की। सिमिलरली इन द केस ऑफ पीएनसी इंफ्रा, आई थिंक इनके ऑर्डर बुक आप देखें, आई थिंक रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत शानदार है। ईपीसी में जो आई थिंक इक्विटी कंट्रीब्यूशन लगने वाला है अगले कुछ क्वार्टर्स या सालों में, आई थिंक बहुत मिनिमल है। और कहीं ना कहीं आई थिंक जो रेवेन्यू ग्रोथ है, आई थिंक बिकॉज ऑफ बेटर एग्जीक्यूशन एंड बेटर मार्जिन्स, ये आई थिंक अच्छा खासा दर्शा रहा है ऑपरेटिंग लेवरेज से बॉटम लाइन में और कैश फ्लोज में। तो एब्सोल्युटली एग्री, आई थिंक कैपेसाइट, पीएनसी इंफ्रा, आई थिंक आर लुकिंग वेरी वेरी अट्रैक्टिव। ओके, कैपेसिटी इंफ्रा, पीएनसी इंफ्रा, इनफैक्ट ये पूरा का पूरा बास्केट ही चल रहा है और नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी, एचटी इंफ्रा जैसे स्टॉक्स भी इसी बास्केट के स्टॉक्स हैं, इनमें भी हमने अच्छा एक्शन देखा है। लेकिन डालमिया भारत प्री ओपन में भी हम देख रहे हैं मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ कुछ। एक बार इसके चार्ट्स चेक कीजिए, जेफरीज की ताज़ा रिपोर्ट आई है और इसमें इन्होंने टारगेट प्राइसेस जो हैं उनमें बढ़ोतरी की है। 2400 अपने टारगेट प्राइस जो पहले इन्होंने सुझाए थे वहाँ से 2490 के प्राइसेस दिखा रहे हैं। टेक्निकल ट्रेड्स अगर देखें स्टॉक में हमने देखा है कल के सेशन में ऑलमोस्ट 1.5% के अप मूव नजर आए थे। जी हाँ सर, मुझे ध्यान है हमने आई थिंक दो या 3 दिन पहले भी इस स्टॉक के बारे में डिस्कशन किया था, तब भी व्यू वही था और अभी तो हमें वो व्यू कंफर्म होता हुआ नजर आया है। कुछ इसकी देखिए 2175 के आसपास एक हाई बना के स्टॉक में डिप आया था। अगर मैं पिछले 2 से 3 महीने का चार्ट देखूं तो इसमें कहीं भी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे सब्सटैंशियल ब्रेकआउट दिया ही नहीं है। एंड द सेम थिंग इज समथिंग दैट वीव सीन रिपीटिंग। अब यहाँ पे 2100 का जो इसका 20 डे मूविंग एवरेज है वहां से स्टॉक ने रिबाउंड किया है, अप ट्रेंड इंटैक्ट है। पिछले कुछ सेशंस में जहां एक डिप आया था उसके बाद वॉल्यूम में भी हमने मार्जिनल अपटिक देखा है, स्टॉक हैज रिज्यूम्ड इट इट्स अप ट्रेंड। तो 2490 के पोजिशनल टारगेट्स आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड। ट्रेडिंग के लिहाज से कोई लेना चाहे तो 2275 और 2325 के टारगेट्स के लिए इसमें बने रह सकते हैं। बट आई वुड अग्री कि 2500 के लेवल्स भी ये स्टॉक आपको पोजिशनल बेसिस पे दिखा सकता है। हर टाइम फ्रेम में मैं देखूं तो पॉजिटिविटी ही है और अप ट्रेंड ही दिखा रहा है ये स्टॉक। ऑलराइट, तो ये डालमिया भारत पर आपका एक व्यू रहा। लेकिन आज और दूसरे कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें आज एक्शन हो सकता है? एक बार कंपाइल किया है, एक रिकैप भी है, अशेषा हम तक लेकर आई हैं। अशेषा बताएं कौन से स्टॉक्स लिए आपने आज? जी हाँ, सबसे पहले पीएनसी इंफ्राटेक फोकस में रहेगा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट आई है जहां उन्हें सूत्रों के हवालों से खबर मिली है कि KKR पोर्टफोलियो खरीदने वाला है 12 रोड एसेट्स का। करीब 9000 करोड़ का ये ट्रांजैक्शन हो सकता है, सूत्रों के हवाले से इकोनॉमिक टाइम्स को रिपोर्ट मिली है, जिसके चलते पीएनसी इंफ्राटेक आज फोकस में रहेगा। इसके अलावा JSPL भी फोकस में रहेगा। कंपनी की मॉरिशस सब्सिडरी ने राइट ऑफ अनाउंस किया है। JSPL ने ऑलरेडी 3rd क्वार्टर में प्रोविजन कर दिया था, जिसके इम्पेयरमेंट प्रोविजन ऑलरेडी हो चुका है, जिसके चलते अभी PNL में इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक बड़ा राइट ऑफ आता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा कुछ ब्लॉक डील्स हुई है, जिसके चलते भी कई स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। सबसे पहले वी मार्ट की बातचीत करेंगे, जहां अमानसा होल्डिंग्स ने करीब 3.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं, 1.7% स्टेक खरीदा है। संगम इंडिया भी फोकस में रहेगा। मधुरी मधुसूदन केला का नाम आया है शेयर होल्डिंग में, 8.4 लाख शेयर्स खरीदे हैं, जो 1.7% शेयर होल्डिंग में ट्रांसलेट होता है। सो कई ब्लॉक डील्स होती हुई नजर आई। इसके अलावा ओरियन प्रो 2100 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है, इसमें DII होल्डिंग्स आता हुआ नजर आ रहा है, जहां मलबार इंडिया फंड ने 2.63 लाख शेयर्स खरीदे हैं कल ब्लॉक डील के द्वारा। सो कई स्टॉक्स जो ब्लॉक डील के तौर पर आज फोकस में रहेंगे। ओके, ठीक है, शुक्रिया अशेषा। एक बार फिर से हमें याद दिलाने के लिए सारे स्टॉक्स पर आपने नज़र डालनी है, क्योंकि इनमें ब्लॉक्स हुए हैं, इनमें खबरों का असर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारे साथ प्रशांत सावंत भी है पैनल पर, उनसे भी समझते हैं आज कहाँ उनकी ट्रेडिंग बेट्स हैं। प्रशांत, वेरी क्विक, आपकी रिकमेंडेशंस क्या है? प्रियंका, गुड मॉर्निंग। ओवरऑल अदिति, गुड मॉर्निंग। मानसी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल। तो 2 पिक्स जो मेरे रडार पे है, थोड़ा निफ्टी रेजिस्टेंस के करीब है। अगर मैं फ्यूचर्स में देखूं 18,850 एक मेक और ब्रेक लेवल है, तो यहाँ के इस लेवल के ऊपर क्लोज होना फॉर द नेक्स्ट मूव बहुत जरूरी होगा। और सिमिलरली बैंक निफ्टी के लिए करीबन 44,500 जो ऑलमोस्ट नजदीक है, वो भी एक बड़ा रेजिस्टेंस है फ्यूचर्स में। तो दोनों ही लेवल के हम नजदीक, इंडेक्स पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच की मेरी रणनीति होगी।
और जहां तक इंडिविजुअल पिक्स की बात है तो चोला फाइनेंस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 1080 स्पॉट में 1080, टारगेट मेरा होगा 1145 और नेक्स्ट पिक मेरा होगा बाटा जहां मैं स्टॉप लॉस रखूंगा क्लोजिंग 1580 स्पॉट में, टारगेट मेरा होगा 1645। इसी के साथ एक अपडेट देना चाहूंगा प्रियंका, जो सोमवार को L&T फाइनेंस मैंने दिया था वो टारगेट हिट हो चुका है, ऑलमोस्ट एक 6-7% की मूव 3-4 दिनों में आई है, तो वहां पे डेफिनेटली अच्छा मुनाफा दर्शकों को बाहर लेना होगा। L&T फाइनेंस बिल्कुल ये रेडार पे बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, बहुत सालों से चला नहीं है और काफ़ी फंडामेंटल बदलाव आ रहे हैं इस कंपनी में, तो इसको आप अपने रेडार पे रखिए। M&M फाइनेंस चल चुका है इसके साथ का स्टॉक। कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं। कल 3 दिन से हिताची एनर्जी में बहुत डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है। कुछ जरा हिताची एनर्जी के चार्ट देखिए बताएं। डायरेक्टर साहब आप 1 महीने का चार्ट लेके आए, क्या ये इस भाव से प्रॉफिट बुक कर ले या किस लेवल्स पे एंट्री ले सकते? अच्छा, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना थोड़ा सा सही रहेगा। इसका एक टेक्निकल रीजन ये है कि यहाँ पे एक नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है। हालांकि मैं कहूँगा कंफर्मेशन इसका आना थोड़ा सा बाकी है, लेकिन इसमें एक एडिशनल फैक्टर ये भी है कि कल आप देखिए तो 4300 का हाई बना के स्टॉक में हमने ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग का राउंड कल ही देख लिया था। और जैसा मैंने बताया कि थोड़े से मीडियम टर्म में, शॉर्ट टर्म में अगर मैं देखूं तो एक नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है, तो हो सकता है कि स्टॉक यहाँ से थोड़ा सा डिप करे। 3900 3950 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास इसमें अच्छा खासा एक सपोर्ट जोन है, कंजेशन जोन भी है। सो यहाँ पे आता है तो आपके लिए बाइंग जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है फेवरेबल रहेगा। ओवरऑल मोमेंटम अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जैसा हमने प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी कल देख लिया और जो नेगेटिव डाइवर्जेंस है ये सजेस्ट कर रहा है कि शायद थोड़ा सा नीचे और स्टॉक आ सकता है। दैट सेड, अगर आपको 3950 3900 के आसपास मिले तो 3800 के स्टॉप लॉस से आप इसको बाय कर सकते हैं। यही 4200 और 4350 के जो लेवल्स हैं ये आपके लिए टारगेट एक्ट करेंगे। तो हिताची एनर्जी पर इस वक्त राय, प्री ओपन ट्रेड्स आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और इस बीच रुपए की भी ओपनिंग है जो भी आपके स्क्रीन पर चलती हुई। कमोडिटी मार्केट्स पर भी आज हमें नजर रखनी चाहिए क्योंकि फेड पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद वहां पर हम देख रहे हैं हलचल आज के सत्र में नजर आ सकती है। अपोलो हॉस्पिटल के चार्ट्स प्री ओपन में इस वक्त हम देख रहे हैं मजबूती के साथ ट्रेड इन करते हुए। एक बार प्रशांत है हमारे साथ। प्रशांत, गुड मॉर्निंग। आपसे जानना चाहेंगे हॉस्पिटल स्पेस पर अब ब्रोकरेजेस भी आ रहे हैं और अपोलो हॉस्पिटल तो रिएक्ट कर रहा है पॉजिटिवली कुछ ट्रेडिंग सेशन से, क्या राय होगी प्रशांत? मानसी, यहाँ पे 5025 से लेके 5030 एक अहम रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर हम ट्रेड करते हैं तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली हम करीबन 5100 5150 तक भी जा सकते हैं, जो यहाँ से ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट की मूव होगी। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से आप स्टॉप लॉस बनाए रखो करीबन 4950 4950 और पोजीशन को होल्ड करो। फ्रेश बाइंग भी करना चाहते हो तो उसी स्टॉप लॉस से करते हो और 5150 तक के टारगेट्स के लिए आप होल्ड कर सकते हो। हॉस्पिटल पर तो ये राय रही, लेकिन केमिकल प्लेस भी लगातार फोकस में है और इनफैक्ट कल भी हमने आपको बताया था 2 खबरें हैं। टाटा केमिकल्स से जुड़ी खबर भी हमने आपके सामने रखी थी जिसके चलते उस स्टॉक में एक पॉजिटिव रिएक्शन था और SRF पर भी एक खबर आपको बताई थी। अब ब्रोकरेजेस भी इन खबरों पर फोकस कर रहे हैं और उनके रिपोर्ट्स आ रहे हैं। टाटा केमिकल्स पर बिग बोल्ड ब्रोकरेज, आइए जानते हैं। जी बिल्कुल, आज का बिग बोल्ड ब्रोकरेज है टाटा केमिकल्स के ऊपर। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि सोडा ऐश के जो फंडामेंटल्स है वो लाइकली सॉफ्टन हो सकते हैं, नई कैपेसिटीज ऐड हो रहे हैं और इनफैक्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो सप्लाई है वो डिमांड को एक्सीड कर सकती है 2023 और 2024 में। लार्जली अगर हम देखें तो चाइनीज़ मार्केट में सोडा ऐश प्राइसेस की गिरावट, नियर टर्म डिमांड हिकअप्स और डिफ्लेशनरी प्रेशर्स के चलते और भी फर्दर प्राइस कट्स एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट उनका कहना है कि पीक अर्निंग अब पीछे रह चुका है और आगे नियर टर्म अपसाइड ट्रिगर्स उन्हें नहीं नजर आ रहे हैं। यूएस कॉन्ट्रैक्ट्स के रिवीजन का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो ऑफसेट होता हुआ नजर आ रहा है। वीक यूनिट मार्जिन्स जो दूसरे सारे जोग्राफीज में नजर आ रहे हैं। ओवरऑल इन सारे फैक्टर्स के चलते मॉर्गन स्टैनली ने अपने FY24 और 25 के एस्टिमेट्स को 5 और 6% रिस्पेक्टिवली से घटाया है और ओवरऑल इन नेगेटिव फैक्टर्स के चलते मॉर्गन स्टैनली ने टाटा केमिकल्स पर अपनी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। ओवरवेट की राय से डाउनग्रेड कर इक्वल वेट की राय दी है और अपना टारगेट प्राइस भी 1192 से घटाकर 916 प्रति शेयर पर कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली की राय, लेकिन कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करना ज़रूरी है। वी मार्ट रिटेल में अमानसा ने ब्लॉक में माल लिया है। वी मार्ट रिटेल के चार्ट को लेके आइए, आज 1.5% ऊपर है और आपको थोड़ा लंबी अवधि का चार्ट दिखा दें तो कहाँ से चलना शुरू हुआ है तो आपको नज़र आएगा कि वी मार्ट रिटेल
पिछले 3 महीने में एक्चुअली घटा है। 2200-2300 वाला आपको नीचे में 2000 के नीचे भी गया था। कुणाल जरा चार्ट चेक करके बताएं, क्या ये सही रिस्क रिवॉर्ड है, इसमें एंट्री लेनी चाहिए? ओके किरण, आप बता दीजिए चार्ट चेक करके। सो वीमार्ट की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से डेली चार्ट के ऊपर मल्टीपल बॉटम्स हम 1900-2000 के आसपास देख रहे हैं, वहां से कल एक अच्छा रिबाउंड आया है। डेली चार्ट के ऊपर एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न भी है और कहीं ना कहीं 2070-2100 का एक रेजिस्टेंस था, उसको क्रॉस किया है। तो कोई भी डिप आता है या करंट मार्केट प्राइस से डेफिनेटली हमें वीमार्ट में लॉन्ग करके जाना चाहिए। एक रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर हम देखें तो 2050 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है कहीं ना कहीं 2250 से 2300 तक के टारगेट हम शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली कोई भी डिप आता है 2050 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग। में भी शरद बता रहे थे कि कई सारे ब्लॉक्स हैं जिसके चलते खबरें फोकस में रहेंगी, और क्या खबर है सेगमेंट में भी एक ब्लॉक है जिसके चलते एक एएमसी स्टॉक फोकस में है। आइए सुनते हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है फोकस में रहने वाला है HDFC AMC, जहाँ पे ब्लॉक डील एक्सपेक्टेड सून है, जहाँ पे एबरडीन इन्वेस्टमेंट जो है अपनी पूरी स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं। एबरडीन इन्वेस्टमेंट्स का लगभग 10% स्टेक है जिसका वैल्यू आता है 4200 करोड़ रुपए का, और डीलर्स कह रहे हैं कि इंटरेस्ट जो है इंस्टीट्यूशनल में जो है ऑर्डर्स में देखने मिल रही है। और इसके अलावा अगर एबरडीन इन्वेस्टमेंट्स पे हम फोकस करें तो याद रखिएगा अगस्त 2022 में जब ऑलरेडी 5.5% स्टेक की जो बिकवाली HDFC AMC में वो कर चुके थे, लगभग 2300 करोड़ का वो टोटल ट्रांजैक्शन था। इसके अलावा रिसेंटली HDFC लाइफ इंश्योरेंस में भी उन्होंने कंप्लीट स्टेक जो है एग्जिट किया है, ऑलमोस्ट 1.6% स्टेक बेचा था लास्ट वीक, जिसका वैल्यू जो है लगभग 2000 करोड़ का था। और ओवरऑल देखा जाए तो उनकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट रिटर्न आई है जब से JV फॉर्मेशन हुई थी HDFC लाइफ में, तब लगभग 14 गुना जो है उनको टोटल रिटर्न्स मिला है 2000 साल से। अब जो है आगे के क्या ट्रिगर्स होंगे HDFC के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स जो वैल्यूएशंस में अच्छी करेक्शन देखने मिली है 2022 के हाई से, लगभग आप कह सकते हैं 40 से 50% का वैल्यूएशन करेक्शन आया है। हालांकि अगर देखा तो आगे जाते हुए इंटरनेशनल क्लाइंट्स स्पेशली जो गिफ्ट सिटी में उन्होंने जो अपने सेंटर्स खोले उस पर भी फोकस रहने वाला, लेकिन ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो है अभी भी थोड़ी सी ड्रॉबैक्स आ रही है जो इंक्लूड करती है यील्ड्स में प्रेशर और रेगुलेटरी चेंजेस भी देखने मिल रही है। तो आज जो HDFC AMC में भी फोकस रहेगा। ओके, शुक्रिया शरद। एबरडीन इन्वेस्टमेंट पूरी हिस्सेदारी बेच सकती है और इस डील की संभावना के चलते HDFC AMC फोकस में रहेगा। एक बार क्विकली प्रशांत HDFC AMC के चार्ट चेक कीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं एक बात देखूं तो एक क्लियर कट गैप है जो करीबन 2000 ऑलमोस्ट मान के चले गए 2000 से लेके ऑलमोस्ट 1940 तक। तो जब तक ये गैप फिल नहीं होता, यानी हम जब तक 2000 के ऊपर नहीं निकलते, क्लोज नहीं करते, यहाँ पे एक साइडवेज तो थोड़ा वीकर मूव ही रहेगा। मेरे हिसाब से जो कल लो बना हुआ है करीबन 1903 का, उसके थोड़ा नीचे यानी 1890, ये आपके लिए एक मेक और ब्रेक लेवल होना चाहिए। तो जिनके पास पोजीशंस हो वो 1890 का ही स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें, और फ्रेश बाइंग में फिलहाल क्योंकि हम रेजिस्टेंस के बहुत नजदीक है रिकमेंड नहीं करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2.5 मिनट रह गए बाजार खुलने में। एरिस लाइफ के स्टॉक को लेके आए डायरेक्टर साहब। एरिस लाइफ में मैनेजमेंट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री दी है बाजार को कि हाई मार्जिन धंधे पे कारोबार करेंगे, काफ़ी अच्छी ग्रोथ ओरिएंटेड कमेंट्री दी है। इसके चार्ट देखें, आज फ्लैट दिखाई दे रहा है लेकिन पिछले 3 महीने में 16.5% चला है, करीब 700 रुपये के पास आ गया है। कुछ जरा एरिस लाइफ को चेक करके बताया। ज़्यादातर बात नहीं होती स्टॉक के बारे में ट्रेडिंग कम्युनिटी में, लेकिन शायद ये रेडार पे रहना चाहिए। आप चार्ट चेक करके बताइए। जी हाँ जी बिल्कुल। इनफैक्ट आई रिमेंबर कुछ समय पहले ये हमारे रेडार पे आया था, बट अगेन बिकॉज द मूव वाजंट एज सस्टेनेबल तब नहीं डिस्कस कर पाए थे। बट हाँ, अब अगर मैं देखूं तो अराउंड मिड एंड ऑफ मार्च अप्रैल से जो इसमें मूव आई है, यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन का क्लियर इंडिकेशन मिल चुका है। स्टॉक ने एक अच्छा खासा अपट्रेंड रिज्यूम किया है और कल 650 और जो इसका 200 DMA है करीब 660 के आसपास, 655 के आसपास, उसके ऊपर की भी क्लोजिंग दी है। तो सारे ही जो बॉक्सेस हैं इस पे ये भी टिक होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से जो है ये मोमेंटम बढ़ सकता है। मेरे हिसाब से 685 और 700 के जो लेवल्स हैं, इन टारगेट्स के लिए इसमें ट्रेडिंग के लिहाज से भी अब एंट्री ली जा सकती है। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो मैं 650 का ही जो कंजेशन जोन है, जो सपोर्ट जोन है, इसको लेके चलूंगा। कल ऑटो एंसिलरी अच्छी मजबूती दिखा रहे थे और हमने लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में एक एंसिलरी स्टॉक डिस्कवर किया था। स्टॉक है फिलिप कार्बन। ये स्टॉक पिछले 6 महीने में जितना नहीं चला उतना पिछले 1 महीने में चल गया है और PCBL इस वक्त भी अगर आप देखेंगे प्री ओपन में मजबूती के साइंस दिखाते हुए। इस स्टॉक को ट्रैक करते हैं आप किरण।
तो फिलिप कार्बन की अगर हम बात करें तो जिस तरह के चार्ट है रबर के अंदर ये स्टॉक ट्रेड करता है, कहीं ना कहीं जिस तरह से स्टॉक का चार्ट हम देख रहे हैं 160 के आसपास का क्लोजिंग था कल का, डेफिनेटली इसमें हम लॉन्ग करके जा सकते हैं। एक लॉन्ग टर्म रैली जो है इस स्टॉक के अंदर बाकी है। हमारे हिसाब से अगर कोई भी डिप आता है तो डेफिनेटली इसमें आप कीजिए। कहीं ना कहीं नीचे में 150 के आसपास की जो सपोर्ट है वो अभी भी होल्ड है, तो 150 के स्टॉप लॉस से कोई भी डिप आता है हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। जिस तरह से डेली चार्ट के ऊपर एक रेंज ब्रेकआउट है, देयर आर चांसेस कि हम 170 180 आने वाले समय में प्राइस देख सकते हैं, तो फिलिप कार्बन डेफिनेटली लॉन्ग करके जाना चाहिए। ठीक है, 40 सेकंड रह गए मार्केट ओपन होने में, और अगर आज आप देखेंगे तो ये जो एक्सिस बैंक है इस पर आप नज़र रखिएगा। एक तो ब्लॉक लगा है और साथ ही साथ इसमें निफ्टी 18 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, यानी फ्रीज हुआ है। तो अब ये देखते हैं, कल उम्मीद से थोड़ा कमज़ोर था, आज उम्मीद से थोड़ा बेहतर है। आप निफ्टी को अगर चेक कर रहे हैं तो ये एक्सिस बैंक करीब 1% अब आप ऊपर अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। इसके अलावा स्टील कंपनीज में JSW स्टील और टाटा स्टील भी आज आपको दोनों ही हरे निशान में खुलेंगे। इस स्टील कंपनीज पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। साथ ही अपोलो हॉस्पिटल भी आज करीब आधा पौने % ऊपर, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी आधा % ऊपर खुलेगा। ये 8 सेकंड बाद मार्केट ओपन होता हुआ देखिएगा। एडवांस डिक्लाइन कम से कम 1000 होनी चाहिए, और अगर इतना आ जाता और 250-300 शेयर डिक्लाइंस में रहते हैं तो मार्केट के स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी अच्छा चलेगा। 1091 का नंबर आया और करीब 350 शेयर कमज़ोर हैं, और आज मार्केट बिल्कुल फ्लैट ओपन करते हुए 18,750 के आसपास है। सेकंड डे क्लोज मिला, थर्ड डे ओपनिंग मिल रही है, तो ये अच्छा साइन है बाजार के पास कि 18,700 एक नया बेस कन्वर्ट हो चुका है। बैंक निफ्टी 44,000 के जस्ट नीचे फिर से आ गया है। बैंक निफ्टी को क्रिटिकली वॉच करना होगा। अगर ये 43,800 के नीचे चला जाएगा तो ये वीक कैंडिडेट के तौर पर कन्वर्ट होगा, अदरवाइज कोई खास डरने घबराने की बात तो नहीं है। 13 अंकों का नुकसान के साथ अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 1126 शेयर अब बढ़कर हो चुके हैं और करीब 400 शेयरों के अंदर डिक्लाइंस है। अब आते हैं फटाफट से इवेंट चेक कर लेते हैं कि कहां पे अच्छा मोमेंटम आज शुरुआत में आपको देखने को मिल रहा है, कौन कौन से शेयर आपको थोड़े चलते हुए दिख रहे हैं। शुरुआत में अगर आप चेक करेंगे, पहले निफ्टी के काउंटर से देखते हैं। निफ्टी के अंदर आपको दिखेगा एक तो डिविस लैब, हीरो मोटोकॉर्प, सिप्ला, बजाज ऑटो, एक्सिस बैंक, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आज शुरुआत में करीब आधे से पौने 1% तक की बढ़त में है। एक भी शेयर निफ्टी का ऐसा नहीं है जिसके पास 1% से कुछ मजबूती हो। जो शेयर अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे, डिविस, हीरो, सिप्ला, बजाज ऑटो, एक्सिस बैंक, ये सभी के सभी आधे से पौने 1% ऊपर हैं। आते हैं कमजोर शेयर पे। इन्फोसिस आज नीचे है, फिर से TCS नीचे है। कल आपको ध्यान होगा इकलौता ऐसा इंडाइसिस था जो बाजार को ड्रैग कर रहा था, वो था IT, और उसके भी दो बड़े दिग्गज इन्फोसिस और TCS वीक थे। आज भी शुरुआत में वो वीक है। ये चेक एंड बैलेंस वाला गेम है जो मार्केट के अंदर हो रहा है। एनर्जी और मेटल्स के अंदर कुछ बाइंग आ रही है, लेकिन IT थोड़ा कमजोर हो रहा है। सेकंड डे है ऐसा जब पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर्स के अंदर आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। एडिसन नीचे आ चुका है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कल जो 25-50 का लेवल दिखाया था, आज वहां से प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। तो शुरुआत में रिलायंस आपका साथी नहीं है आज, कम से कम अभी तो ये मान के चलें। नेक्स्ट 50 जल्दी से चेक कर लेते हैं, फिर हीट मैप भी आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे। अडानी गैस के अंदर आज शुरुआत में पॉजिटिव बाय बनाए, करीब 1.5% ऊपर है। HDFC AMC जिसके बारे में शरद अभी आपको जानकारी दे रहे थे, 1% ऊपर। इसके अलावा एवेन्यू सुपरमार्ट करीब 1% ऊपर, जनरल इंश्योरेंस करीब 1% ऊपर। ये कुछ एक शेयर अच्छा। इंटरग्लोब एविएशन भी आज करीब 1% ऊपर है। क्रूड के लेवल आप चेक करेंगे तो आपको दिखेगा $72 से आसपास हम कामकाज कर रहे हैं, जो कि इन एविएशन कंपनीज के लिए काफी बेहतर है। 20 अंकों का नुकसान, 550 शेयर करीब डिक्लाइंस में आ चुके हैं और 1250 शेयर हैं। अब जरा हीट मैप आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं और उसके बाद फिर मानसी आपको बता देंगे छोटे मझोले शेयर्स में क्या हो रहा है, और फिर मेहमानों से भी पता कर लेंगे क्या करना चाहिए। ये जो 90 अंकों का नुकसान अभी आप देख पा रहे हैं ना, ये बैंक निफ्टी पे हो चुका है। बैंक निफ्टी वही आ चुका है लेवल 43,800 के आसपास, थोड़ा वॉच कीजिएगा। ये हीट मैप आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पे देखेंगे बजाज फिनसर्व और बजाज ऑटोस के अंदर थोड़ा बहुत आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा डिविस, ब्रिटानिया, सिप्ला जैसे शेयर्स आज शुरुआत में मजबूत है, और वायदा में अडानी ग्रुप का अडानी एंटरप्राइजेस मजबूत है। मानसी, चलिए कुछ आगे ट्रेडिंग आइडियाज के बारे में बात करते हैं। बाजार इस समय खुला ठीक ठाक है, इनफैक्ट मिड कैप स्मॉल कैप में तो ज्यादा तेजी नजर आ रही है। ओपनिंग ट्रेड्स अपने पैनलिस्ट से ले लेते हैं। प्रशांत, आपके रेडार पे क्या ओपनिंग ट्रेड निकल के आ रहा है इस समय? अजय जी, जो मेरे रडार में आ रहा है वो अभी DLF है, और करीबन ये ऑलमोस्ट 505 के आसपास स्पॉट है। मुझे लग रहा है कि करीबन 495 पे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और यहाँ से मुझे लग रहा है ये 520 से लेके 525 तक जा सकता है। 525-30 के लिए DLF पे दांव लगाएं। कुछ आप बताइए क्या ओपनिंग ट्रेड आ रहा है आपके रेडार पे?
अच्छा, अंबुजा सीमेंट काफी अच्छा लग रहा है। मोमेंटम तो इसमें था ही, आज इसने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन भी किया है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। इंट्राडे के लिहाज से लें तो 472 और 475 के टारगेट्स के लिए बाय करें, 462 के लेवल को अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। खैर, आपकी पुरानी कंपनी एंजल वन के बड़े अच्छे डेटा पॉइंट आए। आज इंडस्ट्री जो है कह रही है मई के मंथ में डीमैट रिबाउंड कर गए। ये जो जितने भी मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स हैं, आप चाहे बीएससी को ले लीजिए, सीडीएसएल को लीजिए, कैम्स को लीजिए, कुछ ब्रोकिंग कंपनीज मोतीलाल ले लीजिए, इन सब में कोई स्टॉक आपको बढ़िया लगता है? आप तो इंडस्ट्री इनसाइडर हैं, आप इस कारोबार को भी अच्छी तरह समझते हैं। बिल्कुल, आई थिंक जो डीमैट अकाउंट से 118 हो गए मिलियन, 2.1 मिलियन का एक एडिशन हुआ है। तो इसमें एक जो एक एंसिलरी प्ले ऑन दी ओनिल लेंस जो हमें पसंद आ रहा है जी, वो है केफिन टेक्नोलॉजीज। दो तीन चीजें इंटरेस्टिंग। एक आई थिंक जो इक्विटी एयूएम्स में इनका एक मार्केट शेयर है लगभग 35% के आसपास है। इश्योर सॉल्यूशंस में ऑलमोस्ट 47% और इंटरनेशनल सॉल्यूशंस में लगभग 45%। अच्छे खासे पोर्टफोलियोज मैनेज करते हैं। 770 करोड़ की टॉप लाइन इन्होंने पोस्ट की थी। EBITDA मार्जिन्स पिछले तिमाही में 45% थे, बट फॉर द एनुअलाइज्ड फाइनेंशियल ईयर 41% के आसपास थे। ROEs 25% के ऊपर और कैश ऑन बुक्स 300 करोड़ ऊपर। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो हम एक्सपेक्टेशन बांध के चल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इंडिया स्टोरी, आई थिंक कैन गेट रिडन थ्रू केफिन टेक्नोलॉजीज इज व्हाट वी फील। आज थोड़ी एक सेंटिमेंटली नेगेटिव खबर है। आई थिंक कुछ NSDL से इन्होंने एप्लीकेशन विड्रॉ किया है, बट हमें लगता है कि एक बेहतरीन मीडियम टर्म प्ले केफिन टेक हो सकता है। ठीक है, तो ओपनिंग ट्रेड्स और भी कुछ लेते हैं। थोड़ा सा तो डिफेंसिव बेट्स बढ़ती हुई दिख रही हैं आपको। फार्मा हो, FMCG हो, आपके टॉप काउंटर्स में हॉस्पिटल, फार्मा काउंटर्स और FMCG काउंटर्स हैं। मामूली दबाव है, लेकिन जिन लेवल्स पे खुला था निफ्टी, वहाँ से थोड़ा सा इरोड हुआ है। हमारे साथ हमने कुछ से ले लिया ओपनिंग बेट्स। राहुल आ गए हमारे साथ, तो राहुल से भी बात करते हैं। चले कुछ से ही तब तक बात करते हैं। कुछ थोड़ा सा बाजार अगर आज टिल्टेड दिख सकता है, तो क्या आप ब्रिटानिया या फिर इनफैक्ट सिप्ला भी काफी अच्छी मूव दिखा रहा है, इस तरफ ध्यान देंगे? देखिए, फार्मा स्पेस जैसा मैंने कहा ही सिलेक्टिवली ही चल रहा है। सिप्ला इज एक्चुअली वन सच स्टॉक जहां पे अपवर्ड मोमेंटम के साथ, अपवर्ड बायस के साथ ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं देखूं तो 1000 का जो लेवल है, साइकोलॉजिकल प्लस टेक्निकल, यहाँ पे एक गैप रेजिस्टेंस है। सो हो सकता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग इसके आसपास देखने मिले। तो अब रेजिस्टेंस के पास है, तो मैं कहूंगा इसको थोड़ा सा आप अवॉइड करें। इनफैक्ट आई वाज गोइंग टू पिक अप ऑन समथिंग दैट अजय सेड। एंजल वन बहुत समय बाद मैंने कल इस पे कॉल दिया था 1560 के फर्स्ट टारगेट के लिए, 1600 दूसरा टारगेट है। आज वो टच होता हुआ नजर आया है, टारगेट हिट हुआ है फर्स्ट। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं फॉर द सेकंड टारगेट 1600। ये आपका अब टारगेट बन जाएगा और 1540 को आप अपना स्टॉप लॉस बना के चले। दिस इज अगेन इंट्राडे प्ले। पोजिशनल लिहाज से देखें तो यहाँ पे और ऊपरी लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। तो चलिए फार्मा स्पेस पर एक आउटलुक, और इनफैक्ट फार्मा में हैवीवेट से नहीं मिड कैप फार्मा प्लेस भी अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे हैं इस वक्त। अगर आप देखेंगे मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टिस और ग्लैंड फार्मा जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी मजबूती के साथ ओपनिंग हुई। राहुल अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग राहुल, बताइए ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे आपके? जी गुड मॉर्निंग। देखिए, निफ्टी में रेंज बाउंड ट्रेड यहाँ पर जारी है। जो हिसाब से इंडेक्स का सेटअप है, मेरे हिसाब से जब तक प्रीवियस डे लो या फिर एक तरह से 77-78 का लेवल निकलता नहीं है, निफ्टी के अंदर आई थिंक साइडवेज ट्रैक्शन रहेगा। क्लियरली बैंक्स के अंदर बेरिशनेस ज्यादा बनी हुई है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी के अंदर 875 के नीचे स्पॉट पे मुझे लगता है कि फ्रेश वीकनेस यानी कि मंदी के आसार खुलेंगे, जहाँ पे बैंक निफ्टी 43,500 तक नीचे में टेस्ट करता हुआ दिख सकता है। तो बैंकिंग इंडेक्स पे ध्यान दिया जाता है शॉर्ट की तरफ। स्टॉक्स में आई थिंक एक स्टॉक है, इनफैक्ट इंश्योरेंस कंपनीज में मुझे यहाँ पर एक अच्छा सेटअप दिखाई दे रहा है। मैं बात कर रहा हूँ न्यू इंडिया एश्योरेंस की। डिलीवरी वाला आइडिया है ये, तकरीबन 120-122 के रेंज में इसे बाय करें। मुझे लगता है कि अच्छा यहाँ पर तकरीबन 140 तक की अपसाइड आपको आने वाले 10 से 15 सेशन में देखने को मिल सकती है। तो 112.50 का स्टॉप लॉस रहेगा और डिलीवरी बाय करने की राय है न्यू इंडिया एश्योरेंस। इंटरेस्टिंग। आप राहुल काफी फोकस तो आप एफएनओ में करते हैं, लेकिन आज आप सीधे डिलीवरी वाला स्टॉक बता रहे हैं सुबह सुबह 9:20 पे, यानी कुछ इसके अंदर खास आपको नजर आ रहा है। डेफिनेटली हम न्यू इंडिया इंश्योरेंस पे ध्यान रखेंगे, लेकिन हॉस्पिटल स्टॉक्स में काउंटर में मेट्रोपोलिस काफ़ी दिनों के बाद चमकता हुआ नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। लेके आइए डायरेक्टर साहब,
हम प्रशांत से डिस्कस करेंगे। प्रशांत, मेट्रोपोलिस आपको याद होगा कि ये एक बार बहुत ऊपर 18-1900 2000 के करीब पहुंच गया था, फिर करेक्टिव फेज में आया। अब इसने चलना शुरू कर दिया है वापस, क्योंकि नीचे में ये 1200 रुपये तक गया था, टॉप में 1800, अब इस समय ये 1350 पे है। क्या ये मान सकते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, इसमें माल लेना शुरू कर देना चाहिए? अजय जी, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। इसकी एक बहुत बेसिक वजह मैं आपको बताता हूँ। जो 200 दिनों की एवरेज है वो ऑलमोस्ट 1370, यानी जस्ट यहाँ से 20 पॉइंट दूर है। तो उसके लिए फ्रेश बाइंग करना थोड़ा सा मुश्किल है कि वेट एंड वॉच करके एक्चुअल ब्रेकआउट हो जाए, यानी ये 1375 के ऊपर क्लोज करे तब करना चाहिए। बट जिनके पास पोजीशन हो वो थोड़ा दूर स्टॉप लॉस रख के ट्रेल करें, यानी अभी ऑलमोस्ट 1345 है, तो आप 1325 पे स्टॉप लॉस रख के ट्रेल करो, थोड़ा प्राइस को रूम दो, और अगर ये ब्रेकआउट हो जाए 1375 के ऊपर आपको क्लोजिंग मिल जाए तो आप फ्रेश पोजीशन ले लो। स्टॉप लॉस आपका होगा 1345, 1345। वहां से मुझे लग रहा है कि ये 1450 तक भी जा सकता है, बट 1370 जैसे मैंने कहा 200 दिनों की एवरेज, ये मेक और ब्रेक लेवल होगा। अभी गर्मियां तो खत्म हो रही हैं, अब बारिश शुरू होने वाली है, इनफैक्ट चक्रवात आ गया है, साइक्लोन, क्या बिपरजॉय। तो ये सिम्फनी, ब्लू स्टार, वोल्टास का क्या होगा? क्या लगता है इसमें एक बार निकल जाए? चले नहीं बहुत ज्यादा स्टॉक कुछ? तो अजय, आई थिंक इनमें बहुत ज्यादा मोमेंटम आया भी नहीं था। आई थिंक सीजन के शुरुआत में जब न्यूज आई थी कि बहुत ज्यादा गर्मी होगी एंड ऑल, तब मोमेंटम देखने मिला था। बट आप देखिए वोल्टास ने मार्च से अगर हम देखें तो एक लोअर हाइस का सीरीज बनाया है, तो वो ट्रैक्शन है ही नहीं, और अभी भी एक कंजेशन जोन में ट्रेड कर रहा है बिटवीन इट्स 20 डे एंड 50 डे मूविंग एवरेज। सो आई थिंक देयर इजंट टू मच इन दीज स्टॉक्स एनीवे इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे अगर आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन हो, जैसे पर्टिकुलरली अगर मैं वोल्टास की बात करूं, तो 795 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ से नीचे और स्लाइड हो सकता है। अब यही सिमिलर एक चीज है जो ब्लू स्टार में भी देखने मिली है। हालांकि यहाँ पे हमें एक कंसोलिडेशन मिला है और एक पॉजिटिव बायस के साथ कंसोलिडेशन मिला है, बट अगेन ये भी रेजिस्टेंस लेवल्स के पास ही ट्रेड कर रहा है। 155, 175 का जो 1575 और 1550 के जो जोन्स हैं, इनको क्रॉस नहीं कर पाया है सस्टेनेबली। सो आई थिंक देयर इज ऑल रीजन फॉर दीस स्टॉक्स टू सॉर्ट ऑफ गो साइडवेज नाउ। सो टेक्निकली इस स्पेस में आप प्रॉफिट बुक करके स्विच कर सकते हैं। स्विच करें आप, लेकिन पिछले कुछ मिनटों में आईटी काउंटर्स में, लार्ज कैप आईटी काउंटर्स में कुछ बाइंग तो आई है। विप्रो हो, HCL टेक हो, बैंक्स वैसे ही नहीं चल रहे और आईटी को फायदा नास्डैक से भी मिल रहा है और वैसे भी ऑपोजिट चलते हैं। बैंक्स वीक होते हैं, आईटी चलते हैं, ज्यादातर ट्रेंड ऐसा दिखता है। क्या विप्रो, HCL टेक और साथ ही कुछ और दूसरे जो काउंटर्स है उसमें ऑटो पैक भी क्लियरली आपको बजाज ऑटो, हीरो मोटो, इनमें मूव दिखी है? क्या मूवमेंट थोड़ी सी ऑटो और आईटी में रह सकती है? प्रशांत, आईटी काउंटर होंगे आपके कोई रडार पे, लार्ज कैप आईटी? जी प्रियंका, अगर मैं लार्ज कैप आईटी में देखूं तो मुझे सिर्फ एक ही स्टॉक थोड़ा डिसेंट, वो भी क्यों लग रहा है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे जस्टिफाइड है। अगर मैं इन्फोसिस को देखूं तो ऑलमोस्ट ये 1285 स्पॉट चल रहा है, और यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 1270, 1270 क्लोजिंग बेसिस। यहाँ से अगर ये स्टॉक पिकअप हो जाए तो मुझे लग रहा है ये ऑलमोस्ट फिर से एक बार 1310, 1315 के लेवल के लिए जा सकता है। बट याद रखना होगा कि एक पुल बैक प्ले है, कोई ट्रेंड चेंज के आसार नहीं है। तो पुल बैक में हमेशा क्वांटिटी वही हिसाब से रखनी होती है, जो फ्रेश ट्रेंड होती है वहां पे क्वांटिटी अलग होती है। तो ये ध्यान रखते हुए 1270 के स्टॉप लॉस लग रहा है इन्फोसिस लिया जा सकता है। ये HDFC AMC में ब्लॉक की बात आ रही थी राहुल, ये तो FNO स्टॉक है लेकिन नीचे से थोड़ा चला हुआ है। HDFC AMC किस लेवल्स पे ठीक एंट्री रहेगी अगर ब्लॉक के चक्कर में दबाव रहता है इस काउंटर में? ये देखिए नीचे में 1600 वाला 1950, किस लेवल्स पे दोबारा एंट्री की जाए? अगर स्ट्रक्चरल टेक्निकल सपोर्ट लेवल की बात करें तो तकरीबन 1900 के आसपास स्टॉक का सपोर्ट है। पिछले 3-4 दिनों से स्टॉक ने यहाँ पर एक तरह से लो बनाकर रिवर्सल दिया है। मेरे हिसाब से ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है इसका बुलिश पोलन फ्लैग पैटर्न का स्ट्रक्चर है। पहले हमने एक बेहतरीन मूव देखा मई एंड में जहाँ पर स्टॉक ने एक रैली दिखाई और अब कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर स्ट्रक्चरली मैं बात करूँ तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, और कंटिन्यूएशन पैटर्न के जो टारगेट्स है यहाँ से तकरीबन 2100 रुपए तक के टारगेट्स आ रहे हैं। तो पोजिशनली मुझे लगता है कि यहाँ पर तेजी का स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। 1900 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है SDFC ना। हाँ, आप मान इंफ्रा को भी नोटिस कर रहे थे, 3-3.5% की मूव है। इनफैक्ट दूसरे उन काउंटर्स को भी देखते हैं जहाँ ब्लॉक लगे हैं आज। संगम जैसे काउंटर्स वो नहीं चले, संगम में आज मूव नहीं है, 1.5% की यहाँ पर गिरावट है। लेकिन दूसरे
ओरिएंट प्रो, उसको भी देख लेते हैं। ओरिएंट प्रो में 4.5% की आज मूव है। ये ऑलरेडी वही काउंटर है और जिस पर अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, मालाबार ने इसमें स्टेक खरीदा और 200-250% चल चुका है पूरे एक साल में। आज 5% की मूव यहाँ पर है। लेकिन कुछ और दूसरे काउंटर्स कौन से हैं जहाँ पर नजर होनी चाहिए? शॉर्ट कवरिंग का बाउट थोड़ा तो दिख रहा था कल भी राहुल, फर्टिलाइजर काउंटर्स में और केमिकल काउंटर्स में भी। आज कोई स्टॉक होगा आपके रडार पे? दीपक फर्टिलाइजर, कोरोमंडल, नवीन फ्लोरीन? जी देखिए, ओवरऑल फर्टिलाइजर स्टॉक्स में अच्छा ट्रैक्शन कल के सेशन में देखने मिला था। इनफैक्ट दीपक फर्टिलाइजर में ही एक अच्छा बेस फॉर्मेशन बना है तकरीबन 550 के आसपास, और इसका जो ब्रेकआउट है वो तकरीबन 575 के आसपास आता है। तो ठीक क्लोज है ब्रेकआउट के। आज के सेशन में ये लेवल निकलने की पूरी संभावना है और मुझे लगता है कि क्विक एक हमें 600 रुपीज तक का टारगेट हमें दीपक फर्टिलाइजर में देखने को मिल सकता है। और ओवरऑल मुझे लगता है कि थोड़ा मैक्रो व्यू अगर हम ले 600 के ऊपर एक तरह से प्रॉपर रिवर्सल कंफर्म होएगा टेक्निकली, जहां पर मुझे लगता है 10 to 15% की फर्दर अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो तकरीबन 550 का एक स्टॉप लॉस लगाया और मुझे लगता है दीपक फर्टिलाइजर में 600 के इनिशियल टारगेट के लिए लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है। 600 के ऊपर मेरे हम स्ट्रक्चरली यहाँ पर एक रिवर्सल कंफर्म होगा डेली चार्ट। ठीक है, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करें। मयूरेश, ये जो इस तरह के एफिल जैसे स्टॉक्स हैं, देखिए 1000 रुपये आज क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। ईएमएस में पॉलीमेड भी एक्चुअली वो एक तरह से 6-7% ऊपर है, लेकिन वो भी एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक और मेडिकल डिवाइसेस का कॉम्बिनेशन है मैन्युफैक्चरिंग में। एक तरफ व्यू ये आ रहा है कि ये स्टॉक्स बहुत महंगे हो गए हैं, चल गए बहुत ज़्यादा छोटे टाइम में, नंबर्स आना बाकी हैं, और दूसरी तरफ कई फंड बता रहे हैं कि साहब इसका रिप्रेजेंटेशन इतना कम है, ईएमएस है ही इतने कम स्टॉक्स कि कॉन्सेंट्रेटेड बाइंग आ रही है इसमें। आप इनसे अवॉइड करेंगे या कुछ नाम है आपके रेडार पर, बाय लिस्ट पे? नहीं, एक वॉच लिस्ट पे है। सो हमें लगता है आई थिंक जो नंबर्स हैं एज यू पॉइंटेड आउट, आई थिंक दे विल डू द टॉकिंग, और कहीं ना कहीं आई थिंक सॉफ्टनेस है अभी भी नंबर्स में। ऑब्वियसली आई थिंक एज अ स्पेस जो आपने मेंशन की पॉलीमेडिक्योर की, एक बहुत बड़ी स्पेस है इनके लिए। इनके साथ में एक और स्टॉक जोड़ना चाहूंगा, टार्सन्स प्रोडक्ट्स, जो वापस आई थिंक मेडिकल इक्विपमेंट में ही है, जहाँ पे क्लासिकल शिफ्ट आपको दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्लास टू प्लास्टिक एंड लैबवेयर। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल प्लेज ये स्टोरीज जरूर बन सकते हैं, बट नंबर्स को ही सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिख नहीं रही, और जब तक एक ट्रैक्शन नहीं दिखेगा नंबर्स में, थोड़ा आई थिंक हायर वैल्यूएशन या मल्टीपल्स देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट जरूर हम नजर पे रखेंगे आई थिंक पॉलीमेड, टार्सन प्रोडक्ट जैसे स्टॉक्स। जहां तक एप्पल जैसे स्टॉक्स का रहा है, या इवन डिक्सन अच्छा खासा चल चुका है। I think PLI schemes have been announced for all these sectors, medical equipment हो, electronic manufacturing हो, तो कहीं ना कहीं I think these stocks can also do well. तो I think इसमें जो एक स्टॉक शायद अच्छा कर सकता है, I think, and that can be kept on your radar, is obviously Dixon, but I think it's moved a little bit too much for comfort. तो मुझे लगता है I think थोड़ी I think declines गिरा देंगे, but ये medical equipment वाले plays ज्यादा structurally better. मेडिकल इक्विपमेंट वाले प्लेस और इनफैक्ट डिक्सन टेक्नोलॉजीज अगर थोड़ी यहाँ से गिरावट दिख जाए तो इस स्टॉक पर भी फोकस होना चाहिए। लेकिन फर्टिलाइजर जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में आज अगर देखें आप, रिकॉर्ड हाई लेवल पर फैक्ट ये स्टॉक मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ करीब 7-7.5% तक के अप मूव्स यहाँ पर दिख रहे हैं। कुछ फैक्ट के चार्ट्स को चेक कीजिए, 405 के लेवल्स के नज़दीक हैं। महज 5 ट्रेडिंग सेशंस में स्टॉक, इनफैक्ट 5 भी नहीं, सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक करीब 25% चल गया है। चार्ट पे देखिए तो भी में चल चुका है, तो फ्रेश बाइंग बिल्कुल ना करें। यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट करें। अगर आपको यहाँ पे डिप मिलता है करीब 380-385 के जो जोन्स हैं इसके आसपास, तब आप 360 के स्टॉप लॉस में फिर से एंटर करें। बट अभी के लिए अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो मोमेंटम राइड करें। फ्रेश एंट्री मैं कहूंगा कि तो इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। मोमेंटम कल का जो मूव था, वॉल्यूम बैक था, आज हम फिर से फॉलो थ्रू देख रहे हैं, लेकिन दिस इज जस्ट टू हाई टू फास्ट फॉर कंफर्ट। तो मैं कहूंगा थोड़ा सा डिप का वेट करें फ्रेश एंट्री के लिए। नहीं देगा ये स्टॉक, क्योंकि पिछले 1 महीने में इतना चल गया, वो बॉट है। पोजीशंस अगर है तो इंटैक्ट रखें, क्योंकि सीजनलिटी फैक्टर है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स यहाँ से और ज़्यादा चलेंगे। लेकिन इस बीच आईटीसी के चार्ट्स को देखिए। मेजर कंट्रीब्यूटर्स में आईटीसी, डिविज लैब, HUL, HCL टेक्नोलॉजीज और अपोलो हॉस्पिटल, ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं। आज सुबह इंडिगो पर एक रिपोर्ट थी, उसके बाद लॉन्ग्स बिल्टअप इंडिगो पर भी होते हुए नजर आ रहे हैं।
पोलिस हेल्थ केयर जिसका अभी जिक्र किया, लेकिन साथ साथ औरोबिंदो फार्मा, प्रशांत, यहाँ पर भी लॉन्ग्स बिल्टअप होते हुए हम देख रहे हैं। सिप्ला और औरोबिंदो फार्मा दोनों स्टॉक्स के चार्ट चेक कीजिए। मानसी, सबसे पहले डिस्क्लेमर दूंगा, बोथ द स्टॉक्स हैव बीन डिस्कस्ड विद माय क्लाइंट्स एज अ पार्ट ऑफ माय प्रोग्राम्स, स्ट्रांगली बुलिश ऑन बोथ, और दोनों के मैं स्टॉप लॉस की स्ट्रेट बात करूंगा क्योंकि मेरे बाइंग लिस्ट में। तो अगर मैं सिप्ला की बात करूं तो अभी ऑलमोस्ट 990 पे, जो शायद हम पिछली बार बात की थी तब मैंने ये टारगेट दिया था क्योंकि यहाँ पे 200 दिनों की एवरेज है। अभी आप अगर खरीदना चाहते हो तो भी 975 के स्टॉप लॉस से खरीद लो, आपके पास पोजीशन है तो भी ट्रेल 975 से करो। मुझे लग रहा है अभी 1020 तक भी जा सकता है। और जहां तक औरों की बात है, तो औरों की बात है नहीं, औरों फार्मा की बात, तो यहाँ पे 681 में स्पॉट चल रहा है। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखो 665, 665, और अब मुझे लग रहा है ये स्टॉक 720 से लेके 730 तक जा सकता है। एक्सट्रीमली बुलिश ऑन फार्मा, एंड ये दोनों ही पिक्स मेरे रडार में ने बोला। सिप्ला पर आपकी एक कॉल भी थी परसों, आई थिंक मिड डे शो में, वो भी बहुत अच्छी चली। अभी भी आप औरो फार्मा और सिप्ला को रडार पर रख रहे हैं, ठीक है। ऐसे जाइडस लाइफ, वहां पर भी अच्छा एक्शन आपको लॉन्ग बिल्टअप दिख रहा है, क्या ये भी एक बाइंग चॉइस होनी चाहिए, राहुल? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, फार्मा में हमने देखा है कि अच्छा ट्रैक्शन रहा है और ओवरऑल इंडेक्स पॉजिटिव है, और इनफैक्ट जाइडस का इंडिविजुअल सेटअप यहाँ पर काफी स्ट्रांग है। कल के सेशन में काफी डिसाइसिव वॉल्यूम्स और डिलीवरी क्वांटिटी खास करके काफी हाई लेवल्स पर थी। तो मेरे हिसाब से स्टॉक एक तरह से बुल्स के बहुत ही स्ट्रांग ग्रिप में है। टेक्निकली अगर मैं प्रोजेक्शन लगाऊं तो तकरीबन 575 580 तक के लेवल्स आते हैं नेक्स्ट लेवल। तो आई थिंक बायस रुझान दोनों पॉजिटिव रखना चाहिए। 560 के आसपास एक हल्का रेजिस्टेंस जरूर है, बट आई थिंक मोमेंटम ट्रेडर्स यहाँ पर 530 का स्टॉप लॉस, माफ कीजिए 525 का स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग पोजीशन में रह सकते हैं। तो 560 और 580 के दो टारगेट्स रहेंगे जाइडस लाइफ। ठीक है। फार्मा और इनफैक्ट फार्मा तो चल रहा है, हॉस्पिटल चल रहा है, थोड़ा डायग्नोस्टिक स्पेस में भी आपको एक्शन दिख रहा है। डॉक्टर लाल पैथ, क्या ये आपके कुछ रडार पर आएगा? यहाँ पर लगभग अच्छा लॉन्ग बिल्टअप दिख रहा है, क्या ये बाइंग में कन्वर्ट होगा? खासा ट्रैक्शन, इनफैक्ट समथिंग लाइक लॉरस लैब्स हैज आल्सो स्टार्टेड डूइंग वेरी वेल। तो अभी एक ऐसा सेंस आ रहा है दैट द वर्स्ट इज परहैप्स ओवर फॉर दीस स्टॉक्स, जो हमने लंबा डाउनफॉल इनमें देखा था, दैट इज परहैप्स ओवर। डॉक्टर लाल पैथ लैब में भी एक बहुत सिमिलर पैटर्न है, 1800 के लेवल से जो ये रिबाउंड कर रहा है, स्लोली स्टेडीली ग्रेजुअली ही सही, बट एक अप ट्रेंड में है। अब यहाँ पे फ्रेश बाइंग इनिशिएट करना थोड़ा सा दिक्कत का है व्यू, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जोन है 2050 के करीब, इसको मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद इसने नहीं टेक आउट किया, और हमने एक ब्रेकडाउन भी आते हुए देखा जहां पे स्टॉक 1950 तक चला गया था। तो मैं कहूंगा इसमें थोड़ा सा वेट करें। अब अगर आपको इसमें फ्रेश पोजीशन इनिशिएट करनी है तो ये एक बार 2050 के जो लेवल्स हैं इन्हें टेक आउट करता है फिर कंसिडर करिए, वरना हो सकता है कि वहां पे स्टॉक एक बार फिर थोड़ा सा प्रेशर ले और साइडवेज हो जाए। ठीक है, तो चलिए ये स्टॉक्स हैं, और इनफैक्ट सारे के सारे प्लेयर्स फार्मा, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक से ही हैं जो कि इस वक्त सामने आ रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स जहां पर प्राइस में तो इंक्रीज है लेकिन साथ ही वॉल्यूम्स में भी बढ़ोतरी हो रही है। राहुल, पॉली मेडिक्योर के चार्ट्स एक बार पुल अप कीजिए। अच्छी मजबूती, 7% के अप मूव्स के साथ पॉली मेडिक्योर इस वक्त ट्रेड करता हुआ 1066 1071 के लेवल्स तक के गया आज, और उसके बाद हम देख रहे हैं उन्हीं लेवल्स के आसपास सेटल होता हुआ 5.5 6% और अब 7% की तेजी पॉली मेडिक्योर। जी हाँ, देखिए, काफी लंबा कंसोलिडेशन था पॉली मेडिकेयर के लिए। इनफैक्ट स्ट्रक्चरली हम देखें तो 2021 से लगातार ये स्टॉक लोअर हाइज बना रहा था, और आज के सेशन में इनफैक्ट रिकॉर्ड वॉल्यूम्स के साथ में इनफैक्ट 1 घंटा भी नहीं हुआ ट्रेडिंग का, और एक ब्रेकआउट है यहाँ पर कंफर्म हुआ है। इंट्राडे नहीं, लेकिन पोजिशनली मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बड़ी अपसाइड ओपन हुई है पॉली मेडिकेयर में। इमीडिएट बेसिस पे मुझे लगता है तकरीबन 10 से 12% की अपसाइड, यानी कि ऑलमोस्ट 1200 रुपए तक के लेवल्स यहाँ पर अचीवेबल है। तो स्ट्रक्चरली एक बड़ा ब्रेकआउट, बड़े वॉल्यूम्स, और मुझे लगता है कि इस स्ट्रक्चर को राइड करना चाहिए। तो 1000 रुपए के स्टॉप लॉस से आप इसे बाय करके चले। 1200 रुपए तक की अपसाइड मुझे लगता है कि पॉली मेडिकेयर में आपको आने वाले 7 से 8 सेशन में देखने को मिल सकती है। फाइनेंस काउंटर्स में तो मूव है। आप व्हीकल फाइनेंसेस की बात करें, महिंद्रा फाइनेंस हो, इनफैक्ट L&T फाइनेंस भी इस वक्त टॉप गेनर दिख रहा है फाइनेंस में। चोला इन्वेस्टमेंट हो, LIC हाउसिंग फाइनेंस हो, और थोड़े से स्मॉल बैंक्स जैसे बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और इनफैक्ट HDFC बैंक भी थोड़ी रेजिलेंस तो दिखा रहा है, लेकिन बैंक से सपोर्ट नहीं है। पर फाइनेंस पर क्या बेट करना बेटर होगा? प्रशांत, L&T फाइनेंस पर तो आपने बात की, लेकिन कुछ बैंक्स, कर्नाटका बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, क्या ये रेजिलेंस दिखा रहे हैं? क्योंकि यहाँ से पार्टिसिपेशन ऐसे बड़े PSU नहीं चल रहे हैं।
आप लेंगे कोई छोटा स्टॉक, कोई छोटा बैंक, कोई मिड कैप स्मॉल कैप? मुझे ये काफी अच्छा लग रहा है पैटर्न। ऑलमोस्ट अभी मैं देखूं तो ये 150 के ऊपर स्पॉट में ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है आप एक पोजिशनल स्टॉप लॉस बना के रखो 140 का क्लोजिंग बेसिस पे। मुझे लग रहा है यहाँ से 165 आपका टारगेट वन होना चाहिए, और उसके ऊपर ये 175 तक भी जा सकता है। वक्त लग सकता है, बट डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग पैटर्न बने रहिए। ठीक है, तो ये आपको स्टॉक पसंद आ रहा है। कर्नाटका बैंक को आप यहाँ से बाय करेंगे। साथ ही ऑटो में थोड़ी सी पार्टिसिपेशन और बढ़ी है। टाटा मोटर्स हो, लार्ज कैप ऑटोज में टाटा मोटर्स, आइशर मोटर, मारुति सुजुकी, इनमें थोड़े से मूवमेंट पीछे के कुछ काउंटर्स में कुछ मिनटों में बढ़ी है। राहुल, कोई ऑटो काउंटर आज के लिए लेंगे आप? देखिए विदाउट डाउट मारुति का सेटअप बहुत ही बेहतरीन लगता है। इनफैक्ट मारुति में एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है। स्टॉक लगातार अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, और ऑटो एज अ सेक्टर डेफिनेटली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है। मेरे हिसाब से मूव में तकरीबन 9900 से लेकर 10,000 रुपीज तक के टारगेट्स मारुति में टेस्ट होते हुए दिखेंगे। तो एक अच्छा पुल बैक के बाद में 7-8 दिन का हमने पुल बैक देखा, और अभी यहाँ पर एक बाउंस बैक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो 9450 के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय रहेगी। पहला जो लक्ष्य रहेगा 9900 का रहेगा, और मुझे लगता है 10,000 तक की भी यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में टेस्ट करने की पूरी क्षमता है। तो मारुति हमारा टॉपिक रहेगा ऑटो क्षेत्र पे। तो राहुल जी का हो गया मारुति, लेकिन एक शेयर हमने सुबह भी आपको बताया था ऑटो काउंटर्स में से F&O की रिसर्च करके, वो था अशोक लीलैंड। वो बकायदा इस समय वो भी डेज हाई पे आके कामकाज कर रहा है। एक बार जरा स्क्रीन पे लेके आइए, ओपनिंग के बाद से अच्छा चला भी है। प्रशांत, एक बार जरा ये देख के बताइए, अशोक लीलैंड करीब 1.5% ऊपर है, लॉट साइज बड़ा है, इसलिए 2-2.5 रुपये भी बहुत पैसे बना देते हैं। एक बार जरा चेक करके बताइए, इसको कैरी कर सकते हैं? हमारे हिसाब से ब्रेकआउट है कप एंड हैंडल का। जी गुड मॉर्निंग, और डेफिनेटली ये आपके हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से भी ये ब्रेकआउट ही है। काफी वक्त से ट्रैक कर रहा हूँ, पोजिशनल ट्रेड होगी। मुझे लग रहा है कि थोड़ा हायर टारगेट ये 185 तक भी जा सकता है। स्टॉप लॉस आप डीप रखिए, पोजिशनल ट्रेड रखिए, और स्पॉट में मुझे लग रहा है कि आइडियल स्टॉप लॉस पोर्टफोलियो के हिसाब से 145 है, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वो 151 भी रख सकते हैं, और शॉर्ट टर्म टारगेट आपका 175 होना चाहिए। पोजिशनल ट्रेडर्स मुझे लग रहा है डेफिनेटली होल्ड फॉर 185। ओके, ठीक है। एक और शेयर लिस्ट में है, वो है KPIT टेक। ऑल्दो ये IT की ही कंपनी है, IT और थोड़ा मतलब ज़्यादा रिफाइंड IT कंपनी है, लेकिन ये थोड़ा अपने लीग से हटकर कामकाज कर रहा है। एक बार खुश आपकी रिकमेंडेशन KPIT टेक। आपको ध्यान होगा बीच में खबर आई थी, उस शेयर से बहुत तेज़ी से टूटा, लेकिन रिकवरी उतनी फास्ट हुई है इसमें। तो डिम्पी, मेरे लिए ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पे जितना डिप आता है उतनी खुशी बढ़ती है, बिकॉज मेरे लिए इसमें जो बाइंग प्राइस है ये उतना सस्ता हो जाता है। आप देखिए इसका जो पैटर्न रहा है, कोई भी डिप आया है, अगेन इसने भी अपने 20 डे मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेके रिबाउंड किया, एंड यूर राइट, यहाँ पे भी हम फिर से वही चीज रिपीट होते हुए देख रहे हैं। सो मेरे लिए एवरी डिप इन दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। जो फॉल आया था काफी शार्प था, लेकिन अगेन वहां पे हमने स्टॉक को सपोर्ट जोन्स के आसपास अच्छा खासा स्टॉप होके रिबाउंड होते हुए देखा है। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनी है, अगर किसी ने ऊपर की स्तरों पे मिस कर दिया हो तो यहाँ से आप फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से लेना चाहें तो 1040 के स्टॉप लॉस से इसमें बाय करें। पहला टारगेट आपके लिए 1110 का रहेगा, दूसरा टारगेट जो है ये 1160 का रहेगा। सो ट्रेडिंग के लिहाज से मोमेंटम है, ले सकते हैं, बट मैं कहूंगा पोजिशनली लेना चाहें तो 1250 के टारगेट्स के लिए भी इसमें बने रह सकते हैं। ओके, ऑल राइट, ठीक है, बिल्कुल। तो ये तो बात हुई। आज मेटल्स में वो वाली मूव नहीं दिख रही जैसे कल दिख रही थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे जब अभिषेक से, तो वो क्लियरली बोल रहे थे कि अगर डिमांड इम्पैक्ट हुई है तो सप्लाई भी उतनी नहीं है, नई सप्लाई नहीं है। और ऐसी एक खास एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन जब अजय ने वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी से की, तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए। उन्होंने ये बात तो कही है कि चाइना के तो हर कोई विकल्प ढूंढ रहा है, चाइना किस तरह से रिप्लेस किया जा सकता है। इनफैक्ट कितनी भी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गए, अब भी फंड मैनेजर्स अवॉइड करते हैं चाइना को, और एज अ कमोडिटी चॉइस भी अनिल अग्रवाल बात कर रहे थे। और सबसे बड़ा विकल्प जो है कमोडिटी मार्केट्स में भी इंडिया उभर कर निकल कर आ रहा है, और जिस तरह की करंट कैपेसिटीज़ हैं और डिमांड और सप्लाई भले ही चाहे एक मिसमैच हो, लेकिन करंट कैपेसिटीज़ को देखते हुए इंडिया एक अच्छी चॉइस है। और कुछ और दूसरे सवाल दूसरे पहलुओं पर, क्योंकि वेदांता ग्रुप पर हमेशा कर्ज को लेकर भी बातें की जाती है कि वो डेट फ्री कब हो रहे हैं, तो उन्होंने
बोला कि वो डेट को लेकर इतने कोई बॉदर्ड नहीं है, उनको लेकर कोई बड़ी चिंता नहीं है। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट जिस पर कुछ समय बाजार की नज़र भी थी कि उन्होंने कहा था कि वो सेमीकंडक्टर की भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी उतरेंगे, उसमें भी फोरे करेंगे। उस पर भी उन्होंने बताया कि उन्होंने उसको लेकर जापान से, कोरिया से वहाँ करार किए हैं और उनकी कोशिश रहेगी कि इस पूरे स्टेप से जो मेक इन इंडिया और PLI स्कीम्स के चलते जो फ़ायदा मिलेगा, जो जिस पूरे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी को उसके चलते लैपटॉप, मोबाइल, इन सब की कॉस्ट थोड़ी नीचे ज़रूर आए। और दूसरी कुछ और बातें जब उन्होंने बताई कि उनका क्या व्यू बन रहा है दूसरी कमोडिटीज़ को लेकर, चाहे आयरन ओर हो, कॉपर हो, चांदी हो, क्योंकि इन सब का भी कंपोनेंट है वेदांता में, तो वहाँ पर उनका काफ़ी पॉजिटिव नज़रिया। और अब यहाँ से सबसे बड़ी बात, प्रेजेंट मोमेंट से कीमतों में वो लगभग 25% की तेज़ी एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, तो चलिए ठीक है, एक बार मेटल्स को ही आज डिस्कस कर लेते हैं। मेटल्स की जो शाइन कल लग रही थी और लग रहा था कि फॉलो अप बाइंग आएगी, वहाँ थोड़ी सी लैकलस्टर तो हुई है मूव। प्रशांत, अभी भी टॉप बेट्स के लिए तो फंडामेंटली देखें तो कई सारे काउंटर्स की बात हो रही है, बट ट्रेडिंग के कोई स्टॉक दिख रहा है आपको जहां आपको लगता है कि रिबाउंड्स का केस बनता है? जी, अगर मैं यहाँ पे इस पूरे स्पेस में JSW स्टील को देखूं प्रियंका, तो मुझे ये काफी अच्छे लेवल पे लग रहा है। और एक अहम चीज जो मैं हमेशा ट्रैक करता हूँ, पिछले 8 से 9 दिनों से इसने प्रीवियस डे लो को भी टच नहीं किया। ये क्लियर इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ होता है। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा करीबन 758 स्पॉट में, 760 के जस्ट नीचे, और मैं होल्ड करूंगा फॉर टारगेट्स अराउंड 790 से लेके 800 ऑलमोस्ट। और मुझे लग रहा है ये काफी बुलिश पैटर्न है, यहाँ से अगर कंटिन्यू करे तो 800 में दिख जाए तो हैरानी नहीं। फिर से आपको टी काउंटर्स में, कल आपने ध्यान होगा कि टी और कॉफी काउंटर और टाटा कंज्यूमर भी बहुत हद तक इस ट्रिगर पे चल रहा था। आज भी आपको टी काउंटर्स में अच्छी मूव है। इसका एक इम्पैक्ट ये भी पड़ता है कि जो एल नीनो की बात होती है और ब्राजील में प्रोडक्शन इम्पैक्ट हो सकता है, इसलिए इंडियन काउंटर्स में अच्छी मूव हो सकती है। एक ये रीजन हो सकता है। मैक्लॉड रसल आज भी 10% है। BBTC जैसे काउंटर्स में मूव है। जयश्री टी कल बड़ी मूव थी, लेकिन थ्रू आउट द डे क्या इनकी मूव और बढ़ सकती है? कोई टी काउंटर या फिर कोई कॉफी काउंटर आप लेंगे तोश? तो प्रियंका, एक पर्सनल प्रेफरेंस है, व्हिच इज दैट आई प्रेफर कॉफी ओवर टी। तो स्टॉक पिक भी मेरा वहीं से रहेगा। इनफैक्ट टाटा कॉफी एक स्टॉक था जो आज सुबह भी हमारे रेडार पे था, क्योंकि कल इसमें बहुत क्लियर ब्रेकआउट आया था ऑन द बैक ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। तो उसके चलते आज हम एक अपटिक इसमें देख रहे हैं। थोड़ा सा फॉलो अप है, बट अगेन इट हैज नॉट क्रॉस्ड इट्स येस्टरडेज हाई। तो थोड़ा सा मैं इसमें वेट एंड वॉच करूंगा, बट ये एक स्टॉक है जो मेरे रेडार पे रहेगा। अगर मुझे यहाँ कोई डिप मिलता है तो लेट्स से 248 245 के जो जोन्स हैं इसके आसपास, तब यहाँ पे कंडीशनल बाय रहेगा। इन दैट केस 240 को मैं स्टॉप लॉस बनाऊंगा एंड 255 एंड 270 विल बी माय टारगेट्स। तो टाटा कॉफी बाय ऑन डिप्स का कैंडिडेट रहेगा मेरे लिए, एंड दैट इज द वन दैट आई हैव ऑन माय रेडार। ठीक है, आपको मालूम है कि रेलवे के आधुनिकीकरण को लेकर काफ़ी बातचीत हो रही है। इस बीच BEML उसमें से एक बड़ी कंपनी है जो इस तरह के काम में लगी हुई है। BEL के CMD अमित बनर्जी से खास बातचीत की है हमने, और उनसे ये पता किया कि वंदे भारत में जो 200 स्लीपर कोच हैं उनके ऑर्डर मिलने की उनको कितनी उम्मीद है। आइए इस चर्चा को आपके सामने रखते हैं। सवाल यही कि अभी हाल ही में आपको वंदे भारत ट्रेन के स्लीपर बेस्ड जो ट्रेन है उसको बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। समझना चाहेंगे कि ये ऑर्डर साइज क्या है, पूरा प्लान क्या है और उसको आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? देखिए, हमारे पास जो है 10 ट्रेन सेट का ऑर्डर आया है ICF से जी। ये जो है ये स्लीपर कार्स का है। और ये हमारे देश में पहले वंदे भारत स्लीपर वर्जन बनेगा। ओके। ये स्लीपर वर्जन जो है, पहले रेक जो है प्रोटोटाइप है, ओके, ये हमको करीबन अगले साल अप्रैल तक हमको डिलीवर करना है। अच्छा, ये पूरी डिज़ाइन जो है ये हमारे यहाँ पर बनेगा। डिज़ाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग यहीं पर ही हमारी इसी फैक्ट्री में बनाया जाएगा। और उसका बाद जो है बाकी 9 ट्रेन सेट्स का ऑर्डर भी डिलीवर किया जाएगा। और इसके साथ साथ 10 का बाद और भी ऑर्डर मिलने का उम्मीद है हमें। तो अभी इसका क्या ऑर्डर साइज क्या है और आप को क्या उम्मीदें हैं कि और कितने इस तरीके के प्रोजेक्ट में आप अपनी भागीदारी करना चाहेंगे? ये करीबन हम लोग को जो ऑर्डर वैल्यू है 675 करोड़ का है। और आगे चलते ICF से ऑर्डर हम लोग का और मिलेगा, शायद और 20 ट्रेन सेट का ऑर्डर मिले।
एक बार ये चालू हो जाने के बाद काफ़ी उम्मीद रहेंगे, तो उम्मीद के चलते हम लोग को ऑर्डर भी मिलेगा। और 200 ट्रेन सेट का स्लीपर वर्जन का एक टेंडर भी आ रहा है रेलवे बोर्ड से। तो ये तब तक क्या होगा कि हम लोग ये डिज़ाइन और डेवलप कर चुके होंगे। सो ऑलरेडी वी आर इन द फर्स्ट पर्सन टू डू इट। तो उस 200 ट्रेन सेट में भी हम लोग को उम्मीद है कि ऑर्डर्स मिलेगा। और अब आपको पता ही है कि BEML 2 हिस्सों में बट भी चुकी है। उसका जो लैंड वाला हिस्सा था वो डीमर्ज होने के लिए ऑलरेडी प्रोसेस में है, और साथ ही यह कोर कंपनी है जो कि रेलवेज के लिए बहुत बड़ा काम करती है। एक बार जरा BEML के चार्ट चेक करवा लेते। प्रशांत जी जरा देख के बताइए, ऑर्डर बुक की साइज़ को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, इनोवेशन भी अच्छी करती है कंपनी, और कंपनी है भी बेहतर, नीश भी है, जल्दी जल्दी इसका पीआर भी नहीं मिलता। आप जरा देख के बताइए क्या करना चाहिए BEML में एक इन्वेस्टर को। जी डिम्पी जी, मुझे लग रहा है अभी हम ऑलमोस्ट 1515 और 1520 स्पॉट के बीच में, आपका यहाँ पे जो एक शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस होना चाहिए 1490 1490, और यहाँ से हम कम 1560 तक जा सकते हैं। तो पोजीशन हो तो बने रहिए, फ्रेश बाइंग भी करनी है तो कर लीजिए। दोनों ही केसेस में 1490 95 के बीच स्टॉप लॉस रख के बने रहिए, और 1565 के टारगेट के लिए होल्ड कीजिए। मुझे लग रहा है ये डेफिनेटली सस्टेन करेगा, पैटर्न बहुत स्ट्रांग है, 1565 तक जा सकता है। ओके ठीक है डन। राहुल जी एक शेयर आप चेक करेंगे, जुबिलेंट फूडवर्क, इसका ब्रेकआउट हो गया, होने वाला है, अगर नहीं हुआ तो इसके चांसेस कितने कि ब्रेकआउट हो जाएगा ये जुबिलेंट फूडवर्क? ओह ठीक है, राहुल से बातचीत नहीं हो पाएगी शायद, वो अभी डिस्कनेक्ट हो गया हमसे। कुछ एक बार जरा आप चेक करेंगे जुबिलेंट फूडवर्क, इसका ब्रेकआउट हो गया या होने वाला है, अगर ये नहीं हुआ तो इसके चांसेस कितने की हो जाएगा? डिम्पी देखिए ग्रेजुअल अप ट्रेंड है मेरे हिसाब से। 500 का जो लेवल है इसके ऊपर जब ये निकलेगा, सस्टेन करेगा, तब हम एक क्लियर ब्रेकआउट इसे कह सकते हैं। चांसेस देखिए इसके काफी ब्राइट हैं, क्योंकि जिस तरीके का हम पूरे स्पेस में मूव देख रहे हैं, हो सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न बस यही रहेगा कि टिपिकली ये जो राउंड फिगर्स होते हैं 500 जैसे, इनके आसपास आप ऑप्शंस डेटा में अच्छा खासा सेटअप देखते हैं, तो थोड़ी सी मशक्कत लगेगी उसे टेकआउट करने के लिए। तो प्रीएम्प्टिव ट्रेड ना करें। जब इसमें 500 के ऊपर क्लोजिंग होती है, सस्टेन करता है, तब आप इसमें फ्रेश बाइंग इनिशिएट करें। इन दैट केस 520 एंड 535 के जो लेवल्स हैं ये आपके लिए एज अ टारगेट एक्ट करेंगे, और स्टॉप लॉस आप तब 590 को लेके 490 को लेके चलिएगा। तो बहुत ही क्लोज है, हाई प्रोबेबिलिटी की हो जाएगा, बट मैं कहूंगा प्रीएम्प्ट ना करें गिवन द मार्केट सेटअप एंड द ऑप्शन सेटअप इन जुबिलेंट फूडवर्क्स। लेकिन इस बीच मार्केट ट्राई तो कर रहा है, निफ्टी लगातार कोशिश कर रहा है हर निशान में, रिलायंस की मदद नहीं मिल रही है आज फ्लैट टू नेगेटिव कारोबार करते हुए। रिलायंस पर क्या व्यू रहेगा? क्या इंट्राडे में आप इसमें एक रिबाउंड देख रहे हैं प्रशांत? रिलायंस में जो लेवल में ट्रैक कर रहा था, जो मैंने सोमवार को बताया था, वो था 2530 स्पॉट में क्लोजिंग के लिए, वो हो चुका है। तो अब मेरे हिसाब से ये एक पोजिशनल ट्रेड है जो स्ट्रांगली बाइंग सेटअप, आपका अभी स्टॉप लॉस होना चाहिए स्पॉट में 2510 2510, और क्लोजिंग बेसिस पे आप होल्ड कीजिए। रेंज ब्रेकआउट दिखा रहा है काफी दिनों के बाद और सस्टेन कर रहा है। यहाँ से आपका पहला टारगेट होना चाहिए 2600 2600। उसके बाद के टारगेट्स एक बार उसके ऊपर क्लोज हो जाए तभी डिसाइड करेंगे, बट फिलहाल 2600 के टारगेट के लिए विद स्टॉप लॉस 2510 क्लोजिंग बेसिस आप होल्ड करिए। और राइट, एक पोजिशनल टारगेट है, लेकिन देखना होगा कि रिलायंस क्या आज कोई हेवी लिफ्टिंग कर सकता है या नहीं, क्योंकि निफ्टी को ऊपर आने में आज कंट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स फार्मा FMCG स्पेस से दिख रहा है, लेकिन रिलायंस बड़ी वेटेज है, अगर वहाँ से एक कंट्रीब्यूशन मिलता है तो मदद मिलेगी। ऐसे में ग्रासिम जैसे काउंटर यहाँ पर भी कल से आपको मूव दिख रहे हैं, तो सीमेंट स्पेस में फिर से कुछ काउंटर्स जो है फिर से ऊपर तो आए, डालमिया भारत हो, ग्रासिम हो, इन दोनों काउंटर्स में से किसी पर आपकी नज़र होगी कुछ? सो ग्रासिम इज वन स्टॉक जहां पे हमने एक अच्छा खासा रिबाउंड देखा है, और एनकरेजिंग पॉइंट ये है कि 1780 का जो इसका लेवल है, जो ये पिछले हाई में नहीं टेकआउट कर पाया था, आज उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। सो यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप एक फ्रेश ट्रेड लेना चाहें तो 1825 और 1840 के जो इसके रीसेंट हाइज हैं, इस टारगेट के लिए इसमें बाइंग करें। स्टॉप लॉस जो है आप 1775 का लेके चले। ओवरऑल सेक्टर में ही अच्छा खासा जंप है। डालमिया भारत हमने सुबह डिस्कस किया था। ग्रासिम ऑल्सो लुक्स गुड ऑन द चार्ट्स फ्रॉम हियर।
ठीक है राहुल, एक शेयर जरा चेक करना, IGL काफ़ी चर्चा हो रही है इसकी कि ये शेयर वापस से चल सकता है। हालांकि चार्ट्स पे मैंने भी जाके चेक किया, मेरे को ऐसा लगता है कि प्रोबेबिलिटी तो है थोड़ा पैसा बनने की, लेकिन ये उठ नहीं रहा है। मतलब आप जैसे कहते हैं ना कि आज इसको पिकअप कर लेना चाहिए था, या आज पिकअप नहीं कर रहा है। ये सेकंड हाफ में तो नहीं करेगा। अगर सेकंड हाफ में करने वाला तो नियर बाय का स्टॉप लॉस लगाओ, बताओ लगाते हैं स्टॉप लॉस और देखते हैं आज पूरा दिन के लिए। प्रशांत, ये सवाल आपसे। जी डिम्पी जी, आईजीएल में जहां तक मैंने ट्रैक किया एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है ऑलमोस्ट, बट जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है, ये ब्रेकआउट अभी तक कर नहीं रहा है और इसका जो अहम लेवल होगा मेरे हिसाब से होगा 475 475 बॉटम में। तो इसके ऊपर ये क्लोज हो जाए तो मुझे लग रहा है हम इसमें एक पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं, बट जब तक 475 तो क्लियरली कंडीशनल बाय होगा। 475 के ऊपर क्लोजिंग हो जाए, 465 का स्टॉप लॉस 465 एंड आप टारगेट रख सकते हो 495 से लेके 500 तक का, बट 475 के ऊपर क्लोज ना हो तो ये स्टॉक कंसोलिडेशन जो स्ट्रगलिंग जोन में ही रहेगा, तो इसको अवॉइड करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन 475 एक बार आए तो आप वॉच जरूर करें। कई शेयर्स ना अपनी वॉच लिस्ट में आप लगा के रखो, और अगर आप उसमें नोटिफिकेशन लगवा सकते हो तो और है, उसमें अगर अलर्ट डलवा सकते हो तो और भी अच्छा है। अगर आपके टर्मिनल से अलाउ करते हैं तो आप उन लेवल्स का, उन नोटिफिकेशंस को लगा के रखो, आपको ना इंटीमेट होता रहेगा, पता लगता रहेगा कि अच्छा इस शेयर के साथ हमको कुछ अब करना है नहीं करना, हमारे पास ये कंडीशन है कि नहीं है। बजाय पूरी स्क्रीन को देखने का सबसे बेहतर तरीका ये होता है नोटिफिकेशन और अलर्ट लगा दी जाए। एक शेयर और है लिस्ट में, खुश से पता करूंगा। खुश, इसमें कंडीशन पहले मैं बता देता हूँ, आप इस शेयर के नाम से मत घबराइएगा, अदानी एंटरप्राइजेज है उस शेयर का नाम। इसमें जो हो रहा है सो हो रहा है, आप सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे मेरे को ये बताइए, ये थर्ड अटेम्प्ट ले रहा है फिर से 2500 के ऊपर आके ट्रेड करने की। आज का बिल्डअप अच्छा है, क्या एंटर किया जा सकता है? मैं इसके वॉलिटिलिटी से भली भांति परिचित हूँ। सो डिम्पी, मैं कहूंगा अभी भी थोड़ा वेट करें। देखिए रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कंसोलिडेशन हो रहा है लेकिन आपको वॉल्यूम्स में अपटिक दिखे या डिलीवरी बाइंग में अपटिक दिखे, तो आप कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे आप एक फ्रेश बाइंग इनिशिएट करें। अब 2500 का तो देखिए एक साइकोलॉजी लेवल है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊं तो 2550 के जो जोन्स हैं ये यहाँ पे तुरंत ही रेजिस्टेंस है। तो अब जब तक ये नहीं क्रॉस होते और वॉल्यूम्स में अपटिक नहीं दिखता, तब तक हो सकता है कि थोड़ा सा और साइडवेज रहे। एंड जैसा कि आपने सही कहा कि देखिए इसकी जो वॉलेटिलिटी है इससे हम सब वाकिफ हैं। अब अगर मैं मार्च में देखूं तो मार्च से लेके ठीक मिड मई तक, यानी 2 महीने ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, और जब इसने ब्रेकआउट दिया तो 1900 से सीधे 2500 2700 2800 के लेवल तक चला गया था। तो ऐसा एक मूव फिर से आ सकता है, बट अगेन अगर आपको बहुत ऐसे समय के ऐसे ज्यादा स्टॉक के लिए आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। तो ये करने की बजाय थोड़ा वेट करें, स्टॉक को कंफर्मेशन देने दें, 2550 के ऊपर निकलेगा तब आपको वो कंफर्मेशन मिलेगा, क्यों ना तब उसमें एंटर किया जाए फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। तो तब तक के लिए मेरे लिए ये वेट एंड वॉच लिस्ट में रहेगा। इसे ट्रैक में डेफिनेटली करूंगा फॉर अ ब्रेकआउट, बट अभी तक ये उस स्टेज पे पहुंचा नहीं जहां पे मैं एक फ्रेश एंट्री लूं इसमें, एटलीस्ट फ्रॉम अ ट्रेडिंग मोमेंटम पर्सपेक्टिव। ओके डन, ठीक है। हालांकि अपने 200 एवरेज के आसपास चल रहा है, अगर आप डेली चार्ट्स पे जाके चेक करेंगे, जब तक इसके नीचे नहीं जाता है वीक भी नहीं होगा। तो इसलिए एक लेवल पॉइंट पे आप इसको वॉच करते रहें, ट्रेड अभी नहीं बनेगा।